ऐसे टॉपिक्स को हम एक साथ सीधा कवर अप करें। तो आज हम ऐसा ही एक टॉपिक उठा रहे हैं जो आपके सीए इंटर में ऐड किया गया था प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ, और वो टॉपिक है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टैक्स कलेक्शन। तो दिस इज अ एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू टॉपिक जो आज से पहले कभी इंटर पे पढ़ाया नहीं गया किसी बच्चों को। तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स फाइनल का टॉपिक पढ़ रहे हैं आप इंटर में, और सवाल आना तय है। जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई का सवाल आना तय है, वैसे टीडीएस टीसीएस पे सवाल आना तय है। तो सबसे पहले मात्र दो सेक्शन आपने देखने, वो है सेक्शन 51 और सेक्शन 52। और ये क्या बोलते हैं, क्या है, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। पहले मैंने आपका ये पूरा कंसेप्ट ही खत्म कर देना, क्योंकि जो टीडीएस और टीसीएस आप यहां पढ़ रहे हैं, सेम चीज इनकम टैक्स में भी एक चैप्टर के तौर पर हो। मुझे पता है, जब मैं आपसे पूछता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानता नहीं। करेक्ट, तो ठीक है, व्हाटएवर इट मे बी। मैं पढ़ा ही रहा हूँ टीडीएस आपको। वो एक जमाना था जब मैं पढ़ाता था, जब मैं जीएसटी नहीं लेता था, तब टीडीएस आपका मैं ही पढ़ाता था इनकम टैक्स में। नहीं वर्ड छोड़ो, छोड़ो। अभी अभी पढ़े सीए इंटर, जीएसटी 50 मार्क्स, टीडीएस न्यू एडिशन। अब न्यू एडिशन की जब आप बात करते हो, पहले तो ये टीडीएस टॉपिक क्या है, टीसीएस टॉपिक क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो 51 और 52 एक एक सेक्शन में कहानी खत्म हो गई। 51 में यू आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, 52 में यू आर लायबल टू कलेक्ट टीसी। ये दो काम आपको करना। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। वहां कहानी चालू होती है 192 से कि आपने टीडीएस डिडक्ट करना है, फिर इन इन चीजों पे टीडीएस डिडक्ट करना है, तो बड़ा प्रेम से चालू होता है 192, 193, फिर 194, 194 ए, फिर 194 बी, फिर 194 डबल बी, फिर 194 सी डी ई के एफ जी एच आई आई ए आई बी आई सी जे एल एल ए एल बी एल सी एल डी, ऐसे करके वो बढ़ता रहता है, खत्म नहीं होता, कहीं खत्म नहीं होता। फाइनली जाके जब 195 आता है तब सुकून मिलता है। तो ये 192 से 195, तो संजय सर जब चालू करेंगे मात्र चार तो सेक्शन, 192 से 195, जैसे सैलरी क्या है तो सेक्शन 15 16 17, सैलरी खत्म, सबसे इजीएस्ट है। करेक्ट। तो ठीक उसी प्रकार से टीडीएस मात्र ऐसे तीन चार सेक्शन 192 से 195 के अंदर खत्म हो जाता है। वो बीच की बात जब आप उतरते हैं तब गहराई का पता लगता है, पर यहाँ पे एक ही है 51। पहले तो टीडीएस का प्रोसेस क्या और व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय टीडीएस, इसका कंसेप्ट क्या है, क्यों है, क्या क्या करना पड़ता है, थोड़ा उस पे बात करते हैं। उसके बाद सेक्शंस और ऑब्वियसली उसकी रीडिंग्स पे तो हमेशा की तरह हम आने, तो कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सब कुछ ब्रांड न्यू आपके सामने चलेगा। करेक्ट। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, तो ये अपना चैप्टर है। अभी मान लीजिए, अब मान लीजिए, बट ये हम पढ़ रहे हैं जीएसटी, to be more specific, to be more specific, new edition May 24 ऑनवर्ड, ताकि भविष्य में कोई भी अगर रेफर करना चाहे ऑनवर्ड। नहीं दिख रहा, कुछ लिखा ही नहीं हो अभी तक, क्या दिख रहा है? चले चालू कर रहे हैं। तो फर्स्ट टीडीएस का प्रोसेस क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो समझते हैं। कौन पार्टी को क्या बोलते हैं, किसने काम करना पड़ता है। तो मान लीजिए वी हैव मिस्टर एक्स,
एक्स नाम का व्यक्ति है, हु इज मिस्टर एक्स? अ कॉन्ट्रैक्टर। दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है ना, आगे आ जाओ। तो मिस्टर एक्स अ कॉन्ट्रैक्टर। तो मिस्टर एक्स एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ऑब्वियसली एक काम लिया है। क्या काम लिया? सड़क बनाने का। तो अब सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑब्वियसली उसको ये काम गवर्नमेंट से, गवर्नमेंटल एजेंसी से, लोकल अथॉरिटी से, जो भी मेंटेनेंस देखेगा उससे मिलता है। तो मान लो वही व्यक्ति है मिस्टर वाई, करेक्ट? तो मिस्टर वाई प्रैक्टिकली ये कौन होगा मैं आपको बता चुका, कोई भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होगी, लोकल अथॉरिटीज होगी, डिपार्टमेंट होगा, म्यूनसिपैलिटी होगा, ऐसे सब लोग, मतलब कुल मिला के कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये सब लोग, सब गवर्नमेंट की तरफ से। अभी मिस्टर एक्स ने बोला कि भैया मैं आपका एक काम करके देने के लिए तैयार हूं, मैं आपको एक सर्विस देने के लिए तैयार हूं। वो सर्विस क्या है? कंस्ट्रक्शन की, कि मैं आपको रोड कंस्ट्रक्शन करूंगा। हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? एक्स। हु इज द सर्विस रिसीवर? वाई। तो कॉन्ट्रैक्टर है, और ये समझ लो मिस्टर वाई कोई गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एटसेट्रा, ऐसे लोग हैं। तो ये सब हम जानते हैं। तो अब इसमें प्रैक्टिकली ये सर्विस प्रोवाइडर है। पहले तो जीएसटी में समझो, इसको अपन बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर, और इसको अपन बोलते हैं सर्विस रिसीवर, या और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सेलर या बायर। कल को अगर कोई गुड्स बेचने की बात, अपन ने तो गुड्स और सर्विस दोनों की बात करी, तो गुड्स या सर्विस में ये सेलर या सर्विस प्रोवाइडर हो गए, और वो बायर या सर्विस रिसीवर हो गया। ठीक। अब गवर्नमेंट ने इससे पूछा भैया हमको एक सड़क बनानी है, जल्दी जल्दी इलेक्शन आ रहा है, तो कितना पैसा लोगे ये सड़क बनाने का? ये कॉन्ट्रैक्ट हम लेके आ रहे हैं, तो एक टेंडर है, आपने फिल करना है, उसके लिए कितना पैसा लोगे ये बताओ। तो ऑब्वियसली मिस्टर एक्स ने बोला ठीक है, ये काम करने के लिए मैंने आपसे ज्यादा नहीं साहब, छोटा मोटा ही पैसा लेना है। बोले तो भी कितना? सिर्फ 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख में मैंने पचपेड़ी नाका चौक से लेके एक्सेल तक की सड़क बना देनी, करेक्ट? ऐसा करके एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो 20 लाख में वो सड़क बनेगी, बनी हुई सड़क बार बार बनेगी। अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में ये 20 लाख में सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नाउ दिस इज सर्विस, तो उसमें जीएसटी भी लगना है, और जीएसटी कौन किससे लेगा? सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर से लेने वाला है ना। तो यानी एक्स जो है वाई से इस पे जीएसटी भी लेगा। लेट से कॉम्प्लिकेट नहीं करते, जीएसटी का रेट 18%, 3,60,000, इतना ही होता है क्या? कैलकुलेशन देख लो, मैथमेटिक्स थोड़ी कमजोर है, नहीं है? 23,60,000 इतने का बिल बना के जब काम हो जाना है, एक्स ने वाई को बिल बनाना है, वाई ने एक्स को पेमेंट करना है। सिंपल प्रोसेस यही है। कोई सामान भी बेचते हैं, अगर मान लो मैंने वाई को कोई गुड सेल करना है, तो 20 लाख का सामान बेचना है, उस पर 18%। गवर्नमेंट ने बोला भी हमारे डिपार्टमेंट में सब एसी एसी लगाना है, थोड़ा जीएसटी डिपार्टमेंट है, ऑफिसर थोड़े से गर्म हो जाते हैं, तो उनको ठंडा करने के लिए एसी चाहिए। तो ऐसे इंस्टेंसेस में ठीक है, वी आर सप्लाइंग गुड्स, तो मैंने गवर्नमेंट को सप्लाई करना है, तो मैंने बोला ठीक है 20 लाख का गुड सप्लाई कर दूंगा, 18%, 23,60,000 का बिल बना के एक्स ने वाई को देना है। अब इसके बाद का काम क्या है? इसके बाद का काम क्या है? वाई ने एक्स को पेमेंट करना पड़ेगा ना। सर्विस ले ली, गुड्स ले लिया, तो पैसा भी तो देगा, कि गवर्नमेंट है तो पैसा नहीं देगा, करेक्ट? तो पैसा भी देना पड़ेगा, जो सड़क बनी है उसकी। तो इस केस में अब वाई का काम चालू है। वाई का काम क्या है? वाई का काम है कि वाई को ये चीज का पेमेंट करना है एक्स को। तो सिंपल तरीका है, मेक पेमेंट। वाई का काम है कि वो एक्स को ये 23,60,000 का एक चेक बनाए और दे दे।
अब ये जो वाई है, मान लो कोई गवर्नमेंट कंपनी है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या लोकल अथॉरिटी है, जैसे ही ये 23,60,000 का चेक देने आ रहा है, अगर चेक दे देता तो कहानी खत्म हो जाती। फिर एक्स क्या करता, एक्स अपना हमेशा 8 नंबर का क्वेश्चन जैसे सॉल्व करता है वैसे करता। एक्स अपना उस महीने का आउटपुट निकालता 3,60,000। ये 20 लाख की सर्विस देने के लिए, ये 20 लाख की सर्विस देने के लिए ऑब्वियसली एक्स ने कुछ सर्विस ली होगी, कुछ गुड्स लिए भी होंगे। सड़क बनाना है तो उससे रिलेटेड मटेरियल खरीदा होगा, कोई गुड्स बेचना है, एसी बेचना है तो एसी खरीदा होगा। मैन्युफैक्चरर तो होगा नहीं, मैन्युफैक्चर होगा तो बनाया होगा, तो मटेरियल खरीदा होगा, तो कुछ तो खरीदा भी होगा। मान लो ये 20 लाख की सर्विस देने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्टर ने अपना खुद इनपुट परचेज किया है। तो वो कितने का था, मान लो उसकी वैल्यू थी 15 लाख, कुछ तो खुद भी कमाएगा, तो 15 लाख उसका खर्चा है, इसलिए उसने बोला गवर्नमेंट को 20 लाख में मैं आपका ये काम कर दूंगा। और ये 15 लाख सेम जीएसटी रख लेते हैं 18%, नो कॉम्प्लिकेशन। तो 15 लाख का 18% मतलब 2,70,000। तो 2,70,000 ऐसा करके ये 17,70,000 का इसका काम है। तो उस महीने की अगर उसकी कहानी देखे तो क्या है, अब उसको इन आउटपुट आया 3,60,000 का जीएसटी, इनपुट आया कितना 2,70,000 का, तो डिफरेंशियल 90,000, वही तो एक्स की लाइबिलिटी है जो उसको गवर्नमेंट को पे करना है जीएसटी। यही तो 8 नंबर में आज तक करते आए हो। तो एक्स जब अपना कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल ऑफ मिस्टर एक्स, आउटपुट जीएसटी, वो अब यही चीज अलग अलग कर सकता है, सीजीएसजी टोटल। तो मान लो 180, 180, अभी अपन कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, एक जैसी कहानी रख रहे, 360, इसके अगेंस्ट इनपुट जीएसटी 135, 135, 270, तो उसका जीएसटी लाइबिलिटी जो गवर्नमेंट को पे करना है, तो वो आ रहा है 45,000, 45,000, 90। दिस इज द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स। सब कुछ सीधा सीधा चलता तो ये 90,000 पे करता, कहानी खत्म हो जाती। बट अब यहां से टीडीएस के प्रोविजन चालू होते। सबसे पहले तो आपने पता होना चाहिए कि टीडीएस जो है वो किसके लिए बना है, वो एक्स के लिए बना है कि वो वाई के लिए बना है। तो टीडीएस की पूरी बात चालू होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर वाई। अब वाई को गवर्नमेंट बोलती है कि आपको ये जो 23,60,000 रुपए एक्स को पे करना है इन द नेम ऑफ वर्क जो आपने उससे लिया या गुड्स आपने जो उससे लिया, ये 23,60,000 का जो चेक आपको उसको बनाना है, मत बनाइए उसको, 23,60,000 का पेमेंट मत करो। बोले क्यों साहब, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कल को केस कर देगा मेरे पे अगर मैंने उसको 23,60,000 नहीं दिया था। बोले मत कर, मैं बोल रहा हूँ तेरे को, आप उसको 23,60,000 का पेमेंट मत करो। तो बोले साहब क्या करना है फिर आप बताओ, उसका टैक्स काटो, डिडक्ट द टैक्स, टैक्स डिडक्शन नाम से ही आया कि आप उसका टैक्स डिडक्ट कर लो। बोले मतलब साहब कितना डिडक्ट करना, पूरा पैसा काट लो 23,60,000, जितना बोलूंगा उतना डिडक्ट करना। बोले साहब बोलो कितना डिडक्ट करना, बोले ज्यादा नहीं, 2% पैसा काट। इसका मतलब 2% आपने उसका टैक्स डिडक्ट करना। और आप जानते हैं जब मैं कोई जीएसटी का रेट बोलता हूं तो मैं अलग अलग नहीं बोलता, मैं टोटल बोलता हूँ। जैसे जीएसटी का रेट 18% है तो एक्चुअली में 18 नहीं होता, वो 9 होता है, पर अपन बात हमेशा 18 से करते। तो 2% टैक्स काटना है, इसका मतलब सीजीएसटी में 1%, एसजीएसटी में 1%, तो 2% आपने उसका टीडीएस डिडक्ट कर। तो बोले साहब अब ये 2% डिडक्ट करना मतलब समझ नहीं आया, 2% मैंने किसका काटना है, 20 लाख का 2% काटो, 3,60,000 जो टैक्स है वो टैक्स का 2% काटो, या 23,60,000 जो है जितना चेक दे रहा हूं उसका 2% काटो। ये 2% किसका डिडक्ट करना है? हाँ, कितने लोग बोल रहे हैं 20 लाख? जो आवाजें आ रही थी सर 20 लाख पे 2% काट, ठीक, 4 5 5 6 लोग।
कितने लोग बोल रहे 3,60,000? सर टैक्स है, टैक्स का 2% काट लो, तो 3,60,000 का 2%। कितने बोल रहे सर 23,60,000? वो चेक दे रहे हो ना, काट लो सीधा 2% उसका, 23,60,000 का। करेक्ट। हाँ, तो अब समझ जाइए, ये 2% किसका काटना है? ये 2% काटना है आपको डिडक्ट टीडीएस एट 2%। अब 2% यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी 1% ईच। पर ये जो 2% आपने टैक्स डिडक्ट करना है, ये किसका करना है? ये 2% डिडक्ट करना है ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। So what is the value of supply? The value of supply is 20 lakhs. तो 4-5 हाथ उठे थे, वही सही जवाब। तो ये जो 2% आपने टैक्स डिडक्ट करना है, ये 2% टैक्स किसका डिडक्ट करने के लिए बोला गया? ये 2% टैक्स डिडक्ट करने बोला गया ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब टैक्स जोड़ने से पहले वाला फिगर। तो ये जो 2% आपने डिडक्ट करना है, डिडक्ट टीडीएस एट 2% ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीएसटी। हम जानते ही हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में वैसे भी कोई भी टैक्स अदर देन जीएसटी आता है, तो जीएसटी तो वैसे ही नहीं जुड़ता। तो इसलिए दैट इज अपने एग्जांपल में 2% ऑफ 20 लैक्स। कितना? 40,000। तो अब y को क्या बोला गया? इसका मतलब नाउ y विल पे x। कितना? बिल आया था 23,60,000 का, इनवॉइस तो 23,60,000 का था। उसमें से आपने टीडीएस अंडर जीएसटी, ये जीएसटी वाला टीडीएस है, तो टीडीएस अंडर जीएसटी आपको डिडक्ट करना है 2%, विच इज 40,000। तो 40,000 आप डिडक्ट करिए और उसको पेमेंट कितना करिए? उसको पेमेंट करिए 23,20,000। ऑब्वियसली ये बताने से पहले मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि वो और कोई चीज का पैसा नहीं काट रहा है। प्रैक्टिकली वो और भी कई चीजों का पैसा काटता है, जैसे कि ये तो जीएसटी का टीडीएस है, इनकम टैक्स का टीडीएस भी काटेगा, तो प्रोसेस सेम होगा। तो चेक तो और कम का जाता है, लेकिन अभी हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली जीएसटी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक ही डिडक्शन कि उसने 2% पैसा काटना है। वो 2% किसका काटना है? वो 2% काटना है 20 लाख का। तो 20 लाख का 2% होता है 40,000। तो 40,000 काटो 23,60,000 में, और 23,20,000 का चेक बना के क्या करना है? ये 23,20,000 का चेक बना के अब आपने ये चीज का पेमेंट करना है कॉन्ट्रैक्टर वाई को, एक्स को। अब सोचिए वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तक की कहानी समझ में आ गई? काम था 20 लाख का, 18% जीएसटी था। एक्स ने वाई को बिल बना के दे दिया 23,60,000 का। वाई को उसका चेक बना के देना था। ये चेक बना के देने के लिए वो तैयार ही बैठा था, उतने में गवर्नमेंट आई और बोली पूरा पैसा मत दे, उसका टैक्स डिडक्ट कर ले एट सोर्स। एट सोर्स, सोर्स मतलब एक बार तूने उसको पैसा दे दिया, फिर वो कब हमको पैसा देगा, कब आएगा नहीं आएगा, बराबर आएगा नहीं आएगा हमको नहीं पता, इसलिए काम कर अभी एट सोर्स का पैसा काट ले। तो बोले कितना? जितना हम बोलेंगे उतना काटना, 2% आप उसका टैक्स डिडक्ट कर लीजिए। तो वो 2% किसका? जीएसटी से पहले वाले फिगर का, यानी 20 लाख का 2% 40,000 उसका पैसा काट और बैलेंस पैसा उसको दे दे। अब वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वाई तो बड़ा खुश हो गया, क्योंकि कल तक उसको 23,60,000 देना था। अब वो 23,20,000 का चेक बनाया और एक्स को बना के दे दिया। एक्स को जैसे ही 23,20,000 का चेक मिला, दिमाग खराब है, 23,60,000 का बिल दिया, 23,20,000 क्यों देता है? केस करूं? भाई बोलता है मैं क्या करूं, गवर्नमेंट ही बोली है टैक्स काटने, तो मैं तो कानून के अंदर काम कर रहा हूं। तो मैंने तेरा 2% टैक्स काट लिया, अभी नहीं काटना है तो तू जा गवर्नमेंट से बात कर। अब एक्स बोलता है मैं कहाँ जाके गवर्नमेंट और मोदी जी से बात करूंगा, एक काम करो छोड़ो। तो वो तो 23,20,000 अपना लेके रह गया। वाई खुश हो गया, अपना 40,000 बचा। कल तक 23,60 देना था, अभी 23,20 ही देना पड़ रहा है, अपना तो 40,000 बच गया। गवर्नमेंट के नाम पे उसका टैक्स डिडक्ट करके उसकी ऐसी तैसी कर दी। अब एक्स की स्टोरी साइडलाइन हो गई है, अब पिक्चर पे आ गया है वाई। पूरा टीडीएस चैप्टर इज फोकसिंग ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाई। यहां पे
वाई कौन है? वाई वो व्यक्ति है जो टैक्स डिडक्ट करता है, और जो व्यक्ति टैक्स डिडक्ट करता है उसी को बोला जाता है डिडक्टर। उसको बोला जाता है डिडक्टर। तो जीएसटी की लैंग्वेज में या चाहे इनकम टैक्स कॉमन है, दोनों के लैंग्वेज में जो पैसा काटता है उसको बोला जाता है डिडक्टर, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर लाइबिलिटी है टू डिडक्ट टैक्स। ही इज द पर्सन हु इज लाइबल टू डिडक्ट टैक्स, और अगर इसने ऐसा काम नहीं किया फिर इसकी ऐसी तैसी बाद में की जाए। तो ही इज द पर्सन हु इज लाइबल टू डिडक्ट टैक्स, इसलिए इसको बोला जाता है डिडक्टर। और जिसका पैसा कटता है कॉल्ड एज डिडक्टी। करेक्ट। तो मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स, इसको बोला जाता है डिडक्टी। यानी ठीक है, कुछ बातें मैं इग्नोर कर दे। तो अल्टीमेटली डिडक्टर एंड डिडक्टी, दीज आर द टू पर्संस। तो जीएसटी की लैंग्वेज में सर्विस प्रोवाइडर, रिसीवर कुछ नहीं होता। टीडीएस के चैप्टर में दो ही वर्ड है, दो ही पार्ट है, एक होता है डिडक्टर, एक होता है डिडक्टी। यानी पूरा रिवर्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डिडक्टर एंड इट इज डिडक्टेड ऑफ डिडक्टी। तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको डिडक्टी बोलता है, जो सर्विस रिसीवर होता है उसको बोलता है डिडक्ट। तो पहले तो समझिए, टीडीएस चैप्टर एक टीडीएस चैप्टर, टीडीएस चैप्टर एक टीडीएस चैप्टर है जिससे ना एक्स को कोई फायदा होता है ना वाई को कोई फायदा। अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में ये सिर्फ एक प्रोसीजरल पार्ट है जो वाई को फॉलो करना है। यानी वाई ने पूछा ये 40,000 काट के मुझे मिला क्या? बोले इस चैप्टर में ये 40,000 काटने से सिवाय मन की शांति के तुझे कुछ नहीं मिला। यानी तुझे बस जो काम बोला गया वो काम करना है, उसका 40,000 टैक्स काटना है, ये हमने बोला है। तुझे बस वो काम करके रख लेना है, इससे ज्यादा तुझे कुछ सोचना ही नहीं है। इसका मतलब ये वाई का कोई फायदा नहीं। वाई ने ये 40,000 जैसे ही टैक्स डिडक्ट किया वो खुश हो रहा था, मेरा तो पैसा बच गया। 23,60 में 40,000 काट के मैंने 23,20,000 ही दिया है। करेक्ट। तो ये पेमेंट तो वाई ने एक्स को कर दिया होगा। अब सवाल है ये 40,000 का क्या करे? वाई खुश हो रहा था कि 40,000 मेरा है। गवर्नमेंट आई, अब बोले चल रहा, वो 40 ला हमको, वो 40 हमको दे। बोले क्यों? तेरे को पहले ही बोला था 40,000 काट के रखना है, वो पैसा हमारा। तो इसका मतलब वो डिडक्ट करके आपको अपने पास नहीं रखना है, वो डिडक्ट करके आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो अब वाई के ऊपर एक नया काम, नया काम क्या? ये जो 40,000 उसने डिडक्ट किया था टीडीएस का, ये उसे पे टू गवर्नमेंट कर। ये 23,20,000 पे टू डिडक्टी। लेकिन जो 40,000 है वो क्या करेगा? वो डिडक्ट करके अपने पास नहीं रख सकता। ये 40,000 का पेमेंट डिडक्टर को करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। अब ये पेमेंट कब करे? तो ये पेमेंट करने के लिए उसको मोहलत दी गई, समय दिया गया। क्या समय दिया गया? कि जिस महीने का ये काम है, लेट से ये काम जो था, ये काम जो था, ये काम था सितंबर 2023। तो सितंबर 2023 में काम हुआ, बिल दिया गया, पेमेंट होना था। तो अब सितंबर 23 में उसने टैक्स डिडक्ट कर लिया होगा। सितंबर 23 में जो टैक्स डिडक्ट किया, अब ये पैसा वो गवर्नमेंट को कब दे? जैसे ही डिडक्ट किया, क्या उसी दिन जाके देना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट बोलती है ऐसे 10 कॉन्ट्रैक्टर है, मैं सबसे काम करा रही हूँ, इसका आज पैसा दिया, इसका कल पैसा दिया, इसका परसों पैसा दिया, सबका 2-2% पैसा काट रहा हूँ। तो ये सब पैसा जो काट रहा हूं, मैंने जिस दिन पैसा काटा, क्या उस दिन उसके अगले दिन ले जाके गवर्नमेंट को देना है? तो फिर मेरा एक आदमी तो सिर्फ यही काम करता रहेगा कि आपका पैसा काटूं, गवर्नमेंट को पे करके आऊं, इनका आज पैसा काटा, इनका पैसा आज गवर्नमेंट को देके आऊं, इनका कल देके आऊं, इनका परसों देके आऊं। महीने भर तक 30 कॉन्ट्रैक्टर थे, सब कॉन्ट्रैक्टर का 2-2% काटा, हर दिन एक आदमी सिर्फ यही काम कर, और उनको सैलरी लेने वो मेरे से आ जाता। क्यों? ताकि आपका टैक्स का पैसा गवर्नमेंट तक पहुंच सके, उसके लिए सैलरी मैं दे रहा हूं। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मीनिंग देयर बाय
ये आखिर पेमेंट आपने गवर्नमेंट को करना कब है। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे एक एक चीज का पेमेंट करने मत आया करो, हम खुद भूल जाते हैं कौन से कॉन्ट्रैक्टर का पैसा दिया किसका नहीं दिया। तो इसलिए ये सब का पेमेंट कब करना है, ये सब का पेमेंट करना है लेटेस्ट से लेटेस्ट बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट। तो अगले महीने की 10 तारीख, इसका मतलब ये ड्यू डेट है पे टू गवर्नमेंट, लेकिन ये कब करना है, बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। यानी जिस भी महीने आपने उसका 2% टैक्स काटा, अगले महीने की 10 तारीख, यही जब आप इनकम टैक्स में टीडीएस पढ़ते हैं तो वहां ड्यू डेट होती है अगले महीने की 7 तारीख। यानी वहां पे यही काम, अगर इनकम टैक्स में टैक्स काटा था तो आपको अगले महीने की 7 तारीख को पेमेंट करना पड़ता है। दैट इज ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस इन इनकम टैक्स। यहां पे होता है 10 तारीख, बाकी कोई चेंज नहीं। तो अब ये 40,000 जो पैसा काटा गया वाई के द्वारा एक्स का, ये 40,000 वाई अपने पास नहीं रख सकता। ये 40,000 रुपए वाई ने गवर्नमेंट को पे करना है बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी अपने एग्जांपल में 10 अक्टूबर। सितंबर 23 का था, ये चीज का पेमेंट 10 अक्टूबर को करना पड़ेगा। अब 10 अक्टूबर को जब पेमेंट किया, अब जरा सोचो 10 अक्टूबर को मैंने 40,000 गवर्नमेंट को पे कर दिया, क्या ये पैसा मेरा है? ये पैसा तो आप लोगों, करेक्ट। मैंने आपको बोला कि भैया ये 40,000 मैं आपका टैक्स काट के गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं, आप अपना हिसाब गवर्नमेंट के साथ कर लेना। तो अल्टीमेटली पैसा तो आप ही का है, लेकिन गवर्नमेंट बोली ये पैसा हम इनसे ना लेके मुझसे लेंगे। तो आई एम द पर्सन हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एंड पे टू द गवर्नमेंट। तो मैंने वो काम कर दिया, बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। लेकिन सवाल है, मैंने जब गवर्नमेंट को पेमेंट किया, ये पेमेंट करने के लिए मेरा एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अलग से, एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फॉर पर्सन हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। ये काम करने के लिए बिना रजिस्ट्रेशन के ये काम कैसे करूंगा? तो इसलिए मुझे इसके लिए पहले से एक अलग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर ये 40,000 काट रहा हूं तो, अगर मैं भी कोई सर्विस देता, मेरा भी कुछ आउटपुट होता, तो उसके लिए मेरा एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन तो होता ही, उस पे मैं अपना काम करता, उस पे टैक्स लेता, गवर्नमेंट को पे करता, वो तो नॉर्मल है, जो सब लोग करते वो मैं भी करता, वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन था। लेकिन ये 40,000 टैक्स काट के गवर्नमेंट को पे करने के लिए मेरा एक अलग से रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए। तो 24 पर्सन हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस लायबल फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो पहले मैं अपना रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन कराए अगर मैंने किसी का ये 40,000 रुपए काट लिया तो गवर्नमेंट ने मुझे साफ कर देना। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में आप वो काम कर ही नहीं सकते, करेक्ट। तो इसलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लीजिए, प्रोसेस स्टार्ट्स विथ रजिस्ट्रेशन अंडर टीडीएस। और इसके बाद बोलता पहले साल में थ्रेशोल्ड तो क्रॉस होना 20 लाख। ये 20 लाख तेरी सर्विस है ही नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस है। या तो आपका काम है उसका 2% टैक्स काटो और गवर्नमेंट को पे करो, आपको बस इतना ही काम है। टीडीएस चैप्टर से डिडक्टर का कोई भला नहीं होना है, उसके दो काम बढ़ने ही है, कम नहीं होने। तो सिवाय मन की शांति के टीडीएस चैप्टर से डिडक्टर को कुछ हासिल नहीं होगा। वो सोच रहा है ये काम करने से मेरे को कोई फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। इट इज जस्ट अ टीडियस एक्सरसाइज विच नीड्स टू बी कंप्लाइड बाय डिडक्टर। क्यों? क्योंकि ऐसा लॉ है। और अगर उसने ऐसा नहीं कर दिया तब तो कुछ नहीं, तू 40,000 इधर पे कर, वो 40,000 उधर यूज कर लेगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तूने ये काम नहीं किया तो फिर तेरे लिए प्रॉब्लम बढ़ना चालू हो जाएगी एज अ डिडक्टर, क्योंकि आपने डिफॉल्ट ऑफ सेक्शन 51 कर दिया। तो वहां पे फिर यू विल बी लायबल फॉर इंटरेस्ट पेनाल्टी, वो तेरी जेब से चला जाएगा। यहाँ तो 40,000 तूने सामने वाले का एक्स का पैसा काट लिया, अब अगर मैंने 10 तारीख तक पेमेंट नहीं किया, लेट कर दिया, इसका मतलब गवर्नमेंट बोलती है हमारा पैसा खा जाता है और हमारा पैसा इस्तेमाल करता है, तो गवर्नमेंट ने तो मुझसे इंटरेस्ट ले लेना है 18% साल का। तो आप सोचिए, मान लो मैंने 2 महीना लेट कर दिया, जो पेमेंट करना था मैंने 2 महीना डिले किया, तो 40,000 का 18% मतलब 3% और एक्स्ट्रा ले लिया। अब ये जो 3% एक्स्ट्रा गया, ये किसकी जेब से गया? ये मेरी जेब से गया। अब ये पैसा भी मैं एक्स्ट्रा काट लेता हूँ, ये बोल के कि भैया तेरी वजह से लगे, बोले मेरी वजह से क्या लगा, तूने लेट पेमेंट किया, ये 3% मेरी जेब से चल। अगर मैंने टाइम टू टाइम काम किया तो मेरी जेब से एक पैसा नहीं जाने वाला, बस एक काम है जो मुझे करना पड़े, करेक्ट। अब ऐसे इंस्टेंस पे आई नीड टू पे टू द गवर्नमेंट बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यहां तो चलो एक ही कॉन्ट्रैक्टर था तो वो 10 तारीख को कर दिया, लेकिन मान लो सितंबर महीने में 3 कॉन्ट्रैक्टर थे, डब्ल्यू, बी और एक्स। बी डब्ल्यू एक्स,
ये 3 कॉन्ट्रैक्टर थे, तीनों से मैंने अलग अलग काम कराया था, किसी से 20 लाख का, किसी से 40 लाख का, किसी से 50 लाख का, सबका मैंने 2-2% टैक्स काटा था। तो ये सारा पैसा काट के मेरे पास जमा है ना, तो मैं तो भाई 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ पूरा इकट्ठा पैसा पे कर दूंगा। यानी मानो BWX, ये 3 कॉन्ट्रैक्टर थे जिनसे मैंने सितंबर में काम कराया। इससे कितना कराया था? 20 लाख का, अभी एक्सक्लूडिंग जीएसटी बात करो। तो इसका टीडीएस कितना काटा? 40,000। इससे काम कराया 30 लाख का, इसका कितना टैक्स काटा होगा? 60,000। इससे काम कराया 50 लाख का, इसका टैक्स काटा। ये सब काम मैंने सितंबर 23 में कराया। अब जरा सोच, टोटल मैंने टैक्स काटा, ये मुझे बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ पे करना है, यानी 10 अक्टूबर तक आपने गवर्नमेंट को पे करना है। मैंने ये 2 लाख रुपए पेमेंट कर दिया। ये 2 लाख पेमेंट करने के लिए मेरा एक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ टैक्स डिडक्टर, वो मैं करा चुका था। रजिस्ट्रेशन कराया, टैक्स डिडक्ट किया, अगले महीने की 10 तारीख तक पेमेंट कर। जैसे ही मैंने ये 2 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे किया, गवर्नमेंट को क्या पता ये 2 लाख किसका है? ये 2 लाख मैंने पे किया, तो गवर्नमेंट को ये पता है कि मुझसे ये 2 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन ये 2 लाख क्या मेरा है क्या? ये 2 लाख तो तेरा है। किसी का भी 40,000 है, किसी का 60,000 है, किसी का 1 लाख है। आगे चल के ये क्रेडिट किसने लेना है? क्रेडिट तो आपने लेना है। ये प्रोसेस में आगे क्या होगा सोच। मान लो ये 40,000 मैंने काट के गवर्नमेंट को पे कर दिया, अब ये 40,000 आपका है, मेरा तो है नहीं, मैंने अपना काम कर दिया। अब मैंने आपको बोला ना, आपका जो भी टैक्स आएगा आप गवर्नमेंट से समझना, आपका ये 40,000 मैं आपको नहीं दे रहा हूं, गवर्नमेंट को दे रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है। अब आपका क्या काम है? आप अपना जब कैलकुलेशन करने बैठोगे तो आपकी लाइबिलिटी आ रही थी 45,000, 90,000, ये तो अब आपकी वर्किंग है। एक्चुअल टैक्स आपको 90,000 पे करना है। अब आप ये 90,000 जब गवर्नमेंट को पे करने जा रहे थे, आपको सडनली ध्यान आया कॉन्ट्रैक्टर ने तो मेरा 40,000 और ये बोला था कि ये पैसा गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो मेरा ये पैसा तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पड़ा है। अभी अगर मैं 90,000 दे दूंगा और, तो मेरा तो 90 और 40 1,30,000 हो जाएगा, जबकि मेरी टोटल लाइबिलिटी ही 90,000 है। तो अब आगे चल के कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करना है? आगे चल के कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करना है? वो जो 40,000 पे किया था गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पड़ा है, क्या मैं उसका क्रेडिट नहीं लूंगा? पर ये आईटीसी वाला क्रेडिट नहीं है, ये कैश लेजर वाला क्रेडिट है, क्योंकि ये पैसा तो कैश में पे किया गया। तो ये पैसा तो ऑलरेडी मेरे कैश लेजर में पड़ा होगा 40,000। तो जब मैं पे करने जाऊंगा 90,000, मैं देखूंगा मेरे अकाउंट में तो 40,000 पहले से ही क्रेडिट है। तो अब मेरे को एक्चुअली में पे कितना पड़ेगा? बैलेंस 50,000 ही पे करना पड़ेगा ना। तो अब मैं क्या करूंगा कि ऑलरेडी इन कैश लेजर मेरे पास है, मान लो अभी पहले से कुछ नहीं था, बस ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन था, तो ये 20,000 ऑलरेडी मेरे कैश लेजर में पड़ा होगा, टोटल 40,000। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं इसको यूज कर लूंगा, मैं जबरदस्ती ये 40 पड़े रहने दे के और 90,000 थोड़ी पे कर दूंगा। आई कैन यूज इट, ये मेरा राइट है। तो मैंने ये 40,000 यूज कर लिया, और अब मैं फाइनली जीएसटी जो गवर्नमेंट को पे करूंगा, डिडक्टी जो फाइनल काम करेगा वो क्या करेगा? 25,000 इधर, 25,000 इधर, ऐसा करके 50,000। ये फाइनली मैं जब अपना रिटर्न फाइल करूंगा तो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। ये मेरा काम, ये डिडक्टी का काम। कि अगर एक व्यक्ति डिडक्टर ने टैक्स काटा और वो उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो फिर मैं उसका क्रेडिट ले लूंगा, क्योंकि वो मेरे कैश लेजर में जमा। लेकिन सोचो मेरे कैश लेजर में आएगा कैसे? आपने पे किया, या चलो मैं डिडक्टर हूं, आप डिडक्टर हो, मैंने वो 40,000 काट के गवर्नमेंट को पे किया, तो ये 40,000 आपके अकाउंट में आएगा कैसे? जब तक गवर्नमेंट को डिटेल नहीं बताया जाएगा, तो गवर्नमेंट को क्या सपना आएगा ये 40,000 तेरा है? सोचो, मैंने पेमेंट किया, पेमेंट में मैं ये थोड़ी बताता हूं कि ये 40,000 मैंने आपका पेमेंट किया। मैं तो जाऊंगा सीधा और ये 2 लाख रुपए पे कर दूंगा, तो वो तो मैंने पेमेंट कर दिया। ये 2 लाख जो पे किया, इसमें ये क्या पता कि किसका 40, किसका 60, किसका 1? तो गवर्नमेंट बोली बात तो सही है।
तो डिडक्टर मैंने ही एज अ डिडक्टर गवर्नमेंट से पूछा आपको कैसे पता चलेगा साहब कि ये 40 इनका था, 60 इनका था, 1 इनका था। बोले तू ही बताएगा। बोले मैं बताऊंगा मतलब रिटर्न फाइल कर। बोले मतलब एक और काम, पहले तो रजिस्ट्रेशन करा, फिर उसका टैक्स डिडक्ट कर, फिर डिडक्ट करने के बाद पे कर, फिर पे करने के बाद रिटर्न फाइल कर। क्योंकि जब तक रिटर्न फाइल नहीं करेगा हमको पता कैसे चलेगा कि तूने किसका पैसा हमारे पास जमा करा है। पैसा तो तूने 2 लाख जमा करा दिया, लेकिन ये 2 लाख की ये डिटेल देगा ना कि वी का 1 लाख है, डब्ल्यू का 60,000 है, ये डिटेल कौन देगा? तेरे को ही पता है, तूने टैक्स काटा है, ये जानकारी तू ही हमको। गवर्नमेंट ने किससे कहा? गवर्नमेंट ने डिडक्टर से कहा। तो अब ये काम भी डिडक्ट, बोले एक और काम आ गया, कैसे? रिटर्न फाइलिंग। अब ये जो रिटर्न फाइल करना पड़ता है, रिटर्न फाइलिंग के सारे फॉर्म होते हैं। जीएसटीआर नॉर्मल लोगों ने 1 2 3 फाइल करना पड़ता है, कंपोजिशन वालों ने 4 फाइल करना पड़ता है, यहां तक तो तुझे पता ही है। टीडीएस का रिटर्न फाइल करना है तो वो फाइल होता है जीएसटीआर 7। जीएसटीआर 7 तो आपने क्या करना है, अब डिडक्टर ने ये जैसे ही पे टू गवर्नमेंट किया बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और उसी के साथ पे के साथ प्लस फाइल जीएसटी टीडीएस रिटर्न, ये दोनों काम बोले एक ही साथ कर। मतलब पहले पेमेंट कर और फिर रिटर्न फाइल कर। तो 10 तारीख तक तूने पेमेंट करना है और फिर अपना रिटर्न फाइल कर देना। जैसे 3B में क्या करते हो, जो जीएसटी लाइबिलिटी आया पे करो और 3B का रिटर्न फाइल करो, वही तो काम आप भी करते हो। तो वही काम यहाँ पे डिडक्टर ने भी करना कि तूने जितना टैक्स काटा पूरा 10 तारीख को हमारे पास जमा कर दे, और जो भी पैसा जमा किया फिर उसका एक रिटर्न फाइल कर। तो रिटर्न फाइल कब करना है? वो 10 तारीख को। ये जो रिटर्न फाइल होगा इसके लिए फॉर्म है जीएसटीआर 7। जीएसटीआर 7, तो जीएसटीआर 7 जो रिटर्न का फॉर्म है ये तूने फाइल करना है। तो मैं क्या करूंगा, 10 अक्टूबर को पहले तो गवर्नमेंट को 2 लाख का पेमेंट करूंगा। तो वो पेमेंट करने के लिए तो मेरा रजिस्ट्रेशन से मैं पेमेंट करूंगा, तो उसमें मेरा जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन था वो आ जाएगा। मैंने जैसे ही ये 2 लाख का पेमेंट किया, गवर्नमेंट बोली ओ हमारे अकाउंट में 2 लाख आ गया, किसका है? तुरंत मैंने जीएसटीआर 7 फाइल किया, बोले ये इसका 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 है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या करना है, मेरे टीडीएस वाले गुल्लक में जो 2 लाख रुपए मैंने जमा कराया था, अभी गवर्नमेंट ने वो तिजोरी खोलनी है, उससे वो 2 लाख रुपए निकालना है। और जब मैंने रिटर्न फाइल किया तो मैंने 13 जिस्टिन यूज किया होगा। तो गवर्नमेंट ने तुम तीनों का कैश लेजर खोलना इलेक्ट्रॉनिक, इसके में 40,000 डालना, इसके में 60,000 डालना, इसके में 1 लाख डालना, लॉक कर देना। तो इसका मतलब मेरे टीडीएस के गुल्लक में कोई पैसा बैलेंस नहीं बचना चाहिए। मेरा काम है पैसा काटूंगा तो इसमें जमा हो जाएगा, फिर जैसे ही मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो बता दिया वो पैसा किसका है, तो गवर्नमेंट ने उस गुल्लक से पैसा निकाल के जिनका जिनका गुल्लक है उनके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। तो जैसे ही मैंने रिटर्न फाइल किया और आपका जीएसटी नंबर यूज किया, जिस्टिन यूज किया, तो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इसके 1 लाख रुपए क्रेडिट हो गया, इसके 60,000 क्रेडिट हो गया, इसके 40,000 क्रेडिट हो गया। तो तू जब अपना जीएसटी में जाएगा तो अपने आप तेरे को कैश लेजर में 40,000 का बैलेंस, 60,000 का बैलेंस, 60,000 का बैलेंस दिखता रहेगा। तो दिस विल बी द प्रोसेस। अब ये काम तो मुझे करना है, मैं नहीं किया, इंटरेस्ट है, ठीक है वो मेरे पे लगेगा ना। अभी तेरे को भी तो अपना रिटर्न फाइल करना है 20 तारीख। क्या तेरे कैश लेजर में वो 40,000 दिख रहा है? वो 40,000 तो दिख नहीं रहा, तो तू यूज कैसे करेगा? तेरे पास क्या, अब तू आके बोलता है साहब वो उसने मेरा 40,000 रुपए पैसा काटा था साहब, वो आपको दे दिया होगा, मेरे को उसका क्रेडिट ले लेना है। गवर्नमेंट बोलेगी सबूत बता, सबूत बता उसने तेरा 40,000 काटा। साहब वो देखो मैंने 23,60,000 का बिल दिया था, उसने 23,20,000 मुझे दिया है, 40,000 काटा। सच्ची बोलता वो जीएसटी का टीडीएस बोल के काटा था? बोले मैं कैसे मानूं कि उसने जीएसटी के नाम पे तेरा 40,000 काटा है? ऐसा भी हो सकता है तूने घटिया काम किया होगा इसलिए तेरा पैसा काट लिया होगा। मैं कैसे मानूं? क्या सबूत है तेरे पास? है कोई सबूत कि ये 40,000 उसने टीडीएस के नाम पे काटा है? बोल है कोई सबूत तेरे पास? फंस गया तू, 40,000 डूब गए। तो कोई सबूत होना चाहिए कि नहीं? पहले सोचो प्रॉब्लम सॉल्यूशन। कोई सबूत होना चाहिए तेरे पास कि नहीं होना चाहिए? तो वो सबूत क्या है? वो सबूत तभी होगा जब तेरे पास कोई टीडीएस का सर्टिफिकेट होगा। टीडीएस गवर्नमेंट बोली ला, अगर उसने तेरा 40,000 टैक्स काटा है ला, कोई सर्टिफिकेट है?
सर्टिफिकेट बता हमको। बोले साहब ये क्या होता है? तो बोले एक सर्टिफिकेट मिलेगा। बोले ये सब कौन किसको देगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जो पैसा काटेगा वो देगा। किसको? जिसका पैसा उसने काटा। बोले ये कौन दे रहा है साहब? डिडक्टर। फिर एक्स पहुंच गया किसके पास? लाओ भैया सर्टिफिकेट। बोले ये क्या है? बोले गवर्नमेंट ने बोला है आपने ये 40,000 टैक्स काटा है, उसका सर्टिफिकेट दो। बोले फिर एक काम। तो अब ये सर्टिफिकेट जो है हालांकि अब इलेक्ट्रॉनिकली है, तो कुछ अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। आप पेमेंट करो, रिटर्न फाइल करो। जैसे ही डिडक्टर ने रिटर्न फाइल किया तो ऑटोमेटिकली डिडक्टी वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर। तो वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट है जीएसटीआर 7A। 7 में एज अ डिडक्टर मैं रिटर्न फाइल करूंगा। जैसे ही मैंने 7 में रिटर्न फाइल किया तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस मिल जाएगा डिडक्टी को इन जीएसटीआर 7A। तो 7A में एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अगर मेरे डिडक्टी के पास ये सर्टिफिकेट है तो ये सर्टिफिकेट उसको तभी मिलेगा जब उसके वो कैश लेजर में पैसा जमा हो जाता है। इसका मतलब वो काम हो चुका। जहां आपके पास 7A का सर्टिफिकेट आ गया, इसका मतलब वो पूरा प्रोसेस जो है टीडीएस का डिडक्टर के द्वारा कंप्लाई कर लिया गया है और वो आपके अकाउंट में जमा हो चुका है। तो अब मैं जब डिडक्टी अपना कैलकुलेशन करेगा तो ये 20-20 हजार माइनस करके ऐसा कैलकुलेशन कर सकता। तो ये पूरा एंटायर प्रोसेस है टीडीएस। सेम काम इनकम टैक्स में भी होगा। जहां पे भी जिसमें भी टीडीएस काटने बोला, आपको जो भी पेमेंट करना है आप उसका टैक्स काटिए, अगले महीने की 7 तारीख को पेमेंट करिए। बस फर्क ये है, यहाँ पे रिटर्न हर महीने हो जाता है, वहां पे पेमेंट तो मंथली होगा, रिटर्न आपने हर 3 महीने में फाइल करना यानी क्वार्टरली। बस इतना ही चेंज है, इसके अलावा पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। अब ये जो पूरा काम करना है, ये काम आपको तभी करना है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा, यानी हर चीज का एक थ्रेशोल्ड है। कब मुझे टीडीएस काटने का ऑब्लिगेशन है एज अ डिडक्टर? मुझे ये 2% टैक्स तभी काटना है जब ये कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू थी वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा थी। इसका मतलब मान लो मैंने आपने मुझे 2 लाख तक का ही कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टीडीएस। फिर तो नॉर्मल कहानी, मैं आपको पूरा पैसा दूंगा, तू अपना टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे। गवर्नमेंट ने छोटी मोटी चीजों पे टीडीएस काटने से मना कर दिया, तो 2.5 लाख से कम की वैल्यू है तो टीडीएस काटने का ऑब्लिगेशन। ये पूरा ऑब्लिगेशन चालू ही तब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मतलब एक्सक्लूडिंग जीएसटी बोल रहा हूं, वो वैल्यू जो यहां पे 20 लाख थी ये 2.5 लाख से ऊपर होगा तो ही टीडीएस डिडक्ट करने का अंडर 51 मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, अदरवाइज आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन। आगे बात समझ में? पूरा बेसिक समझ में आ गया? किसने काम करना, डिडक्टर कौन, डिडक्टी कौन, प्रोसेस क्या, अगले महीने की 10 तारीख, सब क्लियर? हाँ कि ना? अब इस प्रोसेस के साथ अगली क्लास में 51 की लीगल रीडिंग लेने क्लास होगा, तो ऐसा करके 4 नंबर का सवाल ऐसा भी बना देगा। ठीक, नेवरदलेस ये सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी बनाए रखने के लिए 4 नंबर का सवाल आने वाला है। टीडीएस एंड टीसीएस की जब हम बात कर रहे थे तो पिछली क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ टीडीएस है वो आपको समझा दिया। जैसा टीडीएस है वैसा का वैसा टीसीएस होता है, करेक्ट। पर पहले टीडीएस के पार्ट को अपने को जो कंप्लीट करना था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टीडीएस में हमेशा 2 पार्टी होती है, एक कहलाता है डिडक्टर, दूसरा कहलाता है डिडक्ट। तो टीडीएस के चैप्टर में पूरा जो काम करना है वो किसने करना है? वो काम करना है डिडक्टर ने। सारी जवाबदारी किसकी है? डिडक्टर की। डिडक्टर इज द पर्सन हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स। सिमिलरली डिडक्टी इज द पर्सन हु इज लायबल टू, मतलब जिसका टैक्स डिडक्ट हुआ, हु विल टेक द क्रेडिट ऑफ सच टैक्स डिडक्टेड, करेक्ट। तो वो डिडक्टर और डिडक्टी की कहानी होती है जो अपन ने देखना था, करेक्ट। उसके बाद डिडक्टर डिडक्टी समझ गए, तो ये डिडक्ट करने के लिए आपने जो टैक्स डिडक्ट करना है उसके लिए पहले आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में ऑलरेडी आपको रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में बता दिया। पहले इंस्टीट्यूट बोलती थी रजिस्ट्रेशन ऑफ केवल नॉर्मल लोगों का, जिन्होंने 1 से 6 फॉलो करना है वही इंटर के सिलेबस में, बाकी सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन एट टू बी कवर्ड एट फाइनल लेवल, चाहे वो 7 के रास्ते 6 हो, 9 के रास्ते 6 हो, 10 के रास्ते 6 हो, या फिर 13 के रास्ते 6 हो, करेक्ट। और 12 तो मोटर बाइक के रास्ते अपने आप रजिस्ट्रेशन, करेक्ट।
तो ये सब जितने भी थे वो सब टू बी कवर्ड एट फाइनल लेवल है, पर इंस्टीट्यूट एक जगह लिखती है फाइनल लेवल, उसके बाद अलग से टॉपिक में सब चीजें वहीं बता देती है। करेक्ट। जैसे कि आपने देखा 27 एनआरटीपी सीटीपी का रजिस्ट्रेशन आपने कराना है या प्रोसेस फॉलो करना है, तो उसने बोला पहले 9 में एनआरटीपी ने रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, फिर 11 में एक्सटेंशन होगा, वो आपको पढ़ा दिया इंटर लेवल पे। टीडीएस के लिए बोला था आखिरी में, फिर एक चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया टीडीएस जिसमें रजिस्ट्रेशन की बातें आपको पूरी बता दी। तो मैंने आपको एक जगह पहले ही समझा दिया पूरा कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है, और अगर इफ यू आर नो मोर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन तो योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड, तो वो कैंसल्ड भी हो सकता है। ये बातें अपन ने देखी थी। करेक्ट। तो उसके लिए प्रोसेस क्या था, सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के एक नंबर अलॉट करें। करेक्ट। नंबर मिलने के बाद अब एक व्यक्ति डिडक्टर ने जब भी डिडक्टी को स्पेसिफाइड पेमेंट करना है, यानी कोई भी पेमेंट पे टीडीएस नहीं करता, स्पेसिफाइड पेमेंट पे। स्पेसिफाइड पेमेंट किसको बोलते हैं, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड्स 2,50,000। करेक्ट। यानी 2 लाख सिंगल पेमेंट 2,50,000 के ऊपर कर रहा हो जरूरी नहीं, जो काम कर रहे हैं वो काम की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 2,50,000 के ऊपर है, भले अभी मैं उसको 1 लाख का पेमेंट कर रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर 2,50,000 से ऊपर है, सो डिडक्टर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% अंडर द CGST Act 51 of the CGST Act. Similar provisions contained in 51 of 31 SGST Act. Correct. And as per section 20 of IGST Act, in this case TDS to be deducted is 2%. तो effective rate GST का rate is 2%, एक 1% each. Correct. तो उतना डिडक्टर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस कब, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट। एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट मतलब सिंपल लैंग्वेज में वही ड्यू और पेमेंट बेसिस। जैसे ही ड्यू हो गया आपने एंट्री पास कर दी, क्या कॉन्ट्रैक्टर को आपको पैसा देना है, तो आपके लिए एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टर, जैसे ही आपने वो एंट्री पास कर दी यू आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, या फिर आपने पेमेंट ही कर दिया होगा कॉन्ट्रैक्टर टू कैश बैंक, यू आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। करेक्ट। अब ये जो टीडीएस डिडक्ट किया उसके बाद आपने क्या करना है, next step is to make the payment of the TDS. This payment needs to be made by 10th of the month following the month in which tax was so deducted. यानी जिस महीने आपने टैक्स डिडक्ट किया अगले महीने की 10 तारीख तक 10th of every month वो टैक्स का पैसा आपने गवर्नमेंट को पे करना है। केवल पे करने से काम नहीं चलेगा, यू मस्ट ऑल्सो फर्निश द रिटर्न, तो आपने रिटर्न भी फर्निश करना है। ये रिटर्न फर्निश होगा इन GSTR 7, यानी 10 तारीख को ही पेमेंट भी करना है और अपने उसका रिटर्न भी फाइल करना है इन GSTR 7। तो ये रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस भी मैंने बता दिया। रिटर्न फाइल करने के बाद डिडक्टी ने उस क्रेडिट को जाके एक्सेप्ट करना होता है, तो इट गेट्स क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ डिडक्टी, तो वो कैश लेजर में डिडक्टी के चला जाएगा और उसके लिए डिडक्टर ने डिडक्टी को एक सर्टिफिकेट देना है ऑफ टैक्स डिडक्टेड। तो वो जो सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड है दैट इज GSTR फॉर्म 7A। तो 7A एक TDS सर्टिफिकेट है जो ऑनलाइन डिडक्टी जो है वो अपने पोर्टल से डाउनलोड कर सकता है। जैसे अगर वो सर्टिफिकेट आ गया मतलब इट इज क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिडक्टी। करेक्ट। फिर उसके बाद जो डिडक्टी अपना कैलकुलेशन हर बार करता है नॉर्मल टैक्स पेयर 13B, तो उसने अपना आउटपुट इनपुट जितनी भी GST लाइबिलिटी है वो निकालना है। उस लाइबिलिटी में जो भी अमाउंट कैश लेजर में पड़ा था ही कैन यूटिलाइज एज हिज एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी। कल को अगर मान लो उसकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी कम है और ज्यादा टैक्स कट गया तो ही कैन अप्लाई फॉर रिफंड अंडर सेक्शन 54, वो पैसा उसको रिफंड भी मिल जाएगा। करेक्ट। अगर मान लो जैसे कल के एग्जांपल में उसकी टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा थी और TDS कम कटा हुआ है, तो केवल जो डिफरेंस है वही डिफरेंस उसको पे करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ TDS। करेक्ट। ये प्रोसीजरल पार्ट हुआ, यानी प्रोसीजरल पार्ट में अगर अपन सीक्वेंस की बात करें तो मैंने आपको सीक्वेंस बताया। सबसे पहले GST में क्या करना है, TDS का सबसे पहला काम स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन, ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये आप जानते हैं REG 07। उसके बाद स्टेप 2 TDS to be deducted on specified payment at specified rate, यानी लाइबिलिटी टू डिडक्ट TDS ऑन स्पेसिफाइड पेमेंट एट स्पेसिफाइड रेट, यानी जो आपका स्पेसिफाइड पेमेंट है
उस पे स्पेसिफाइड रेट जो गवर्नमेंट बोल रही है उस रेट से आपको डिडक्ट करना है, यानी वो लाइबिलिटी ओनली आती है। इसके लिए अपन ने एक थ्रेशोल्ड लिमिट देखा है और वो थ्रेशोल्ड लिमिट है एक्सीड्स 2.5 लाख और जो रेट है वो है 2% यानी 1% ईच, ऐसा लिखेंगे तो क्लियर हो जाए। तो 2% इज द रेट और ये जो आपने डिडक्ट करना है ये किस पे डिडक्ट करना है? 2% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीएसटी या उसके अंदर लगने वाला सेस, दैट इज कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 में कंपेंसेशन सेस, मतलब कुल मिला के जिस पे हम जीएसटी लगाते हैं वो वैल्यू पे 2% आपको डिडक्ट करना है। डिडक्ट करके वो रख लेके अपने पास, नहीं तो अगला काम पेमेंट ऑफ टीडीएस, ये जो पेमेंट आपने करना है बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। खाली पेमेंट से काम चल जाएगा क्या? अगला काम टीडीएस रिटर्न फाइल करना है, ये भी सेम GSTR 7, रजिस्ट्रेशन भी REG 7, रिटर्न भी GSTR 7 और ये भी फाइल करना है 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी सेम कुल मिला के पेमेंट करिए और रिटर्न फाइल करिए। टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद टीडीएस सर्टिफिकेट GSTR 7 है, यानी जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे डिडक्टिव वो सर्टिफिकेट भी डाउनलोड नहीं कर सकता। तो पहले डिडक्टर ने रिटर्न फाइल करना है और वो रिटर्न तब तक फाइल नहीं कर सकता जब तक उसने टीडीएस पे नहीं कर दिया हो। हाउ सीक्वेंशियली थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है, आपने आपका पैसा 40,000 रुपए डिडक्टर ने काटा, अब आपको ये नहीं पता कि उसने ये पेमेंट किया है कि नहीं। अब आप उससे कैसे पूछे कि भैया पेमेंट किए हो कि नहीं किए हो? तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में सबसे आसान तरीका आप उसको बोलो भैया सर्टिफिकेट दे दो। अब वो सर्टिफिकेट तब तक नहीं दे सकता जब तक उसने रिटर्न नहीं फाइल किया होगा, और रिटर्न वो अगर फाइल तब तक नहीं करेगा जब तक उसने पेमेंट ना किया हो। अगर पेमेंट किया है तो रिटर्न फाइल नहीं करने की कोई वजह नहीं है, और अगर रिटर्न फाइल किया है तो सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगा आपको। तो इसलिए GSTR 7A सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। कौन करेगा डाउनलोड? डिडक्टी टू डाउनलोड फ्रॉम, कहाँ से? पोर्टल। तो वो अपने पोर्टल से ये सर्टिफिकेट इजीली डाउनलोड कर सकता है। ठीक, उसके लिए उसको छोटा सा एक काम करना पड़ता है, वो है उसके लिए भी उसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, भरेगा तो उसके बाद ही इज एलिजिबल, ही नीड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यानी ये जो टीडीएस है वो एक्सेप्ट रिजेक्ट करेगा, फिर ये सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकता है। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस जहां सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ तो अमाउंट गेट्स क्रेडिटेड कहाँ? टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ डिडक्टी। तो ये फाइनल प्रोसेस है कि अमाउंट उसके कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। फिर वो अपनी जीएसटी लाइबिलिटी के मुताबिक, अगर लाइबिलिटी और बनती है तो डिफरेंस पे करे, लाइबिलिटी कम है तो यू कैन क्लेम रिफंड अंडर सेक्शन 54, तो वो अपना रिफंड क्लेम करे। ये पूरा प्रोसेस है। अब सवाल है हु आर एलिजिबल डिडक्टर्स, यानी किसको ये काम करना है? तो 4 लोगों को बोला गया है आपने ये काम करना, मीनिंग देयर बाय ये जो प्रोसेस है टीडीएस का, कल को सीधा सीधा 2 नंबर का सवाल ही यही रहेगा, हु आर द पर्सन हु आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। तो कौन वो लोग हैं जिनको टीडीएस डिडक्ट करने का ऑब्लिगेशन है अंडर सेक्शन 51 ऑफ द जीएसटी। तो 4 तरीके के लोगों को बोला गया है कि आपकी लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है फॉर डिडक्टिंग द टीडीएस। अब लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो 4 लोग कौन कौन है? तो नंबर 1 पे है एनी डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट, किसका? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, अनलेस उसको मना किया गया हो, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसने अगर कुछ पेमेंट करना है तो उसके कुछ डिपार्टमेंट्स को एग्जेम्पशन दिया गया है कि आपने टीडीएस डिडक्ट करने का ऑब्लिगेशन, ये तो बात अलग है, वी डोंट नीड टू एंटर इनटू दोज स्पेशल केसेस। बट अगर इफ यू आर अ डिपार्टमेंट
और यू आर एस्टेब्लिशमेंट किसका, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, तो यू आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है टीडीएस डिडक्ट करने का। डिडक्टर की बात कर रहे हैं, डिडक्टर मतलब जिसने पेमेंट करना है, जिसने ये पूरा काम करना है टीडीएस चैप्टर में, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एनी डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट, याद कर लीजिएगा, एनी डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, 2 नंबर का सवाल, हु आर द पर्सन हु आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। तो 51 सबसेक्शन 1 4 क्लॉज ए बी सी डी, दे आर द पर्सन हु आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। दूसरा, कोई भी लोकल अथॉरिटी, कोई भी लोकल अथॉरिटी इज द पर्सन हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, सब गवर्नमेंट के ही बच्चे लोग हैं। तीसरा है एनी गवर्नमेंटल एजेंसी, कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी, अगर गवर्नमेंटल एजेंसी ने किसी को पेमेंट करना है तो सब ये सब गवर्नमेंट के अंदर आने वाले लोग हैं। वेरियस अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, वेरियस अलग अलग स्टेब्लिशमेंट्स हो गए, वेरियस अलग एजेंसीज हो गई, लोकल अथॉरिटीज हो गई, म्यूनसिपैलिटीज हो गई, पंचायत हो गई, तो ये सब जितने भी लोग हैं। या फिर एनी पर्सन, ये कॉमन आप जानते हैं, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीजा जी, तो ये 4 लोग। Now, who are the persons who are notified? जीजा जी ने कुछ लोगों को नोटिफाई भी किया, जैसे कि इफ यू आर अ सोसाइटी हु इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, तो सोसाइटी एक्ट में अगर आप रजिस्टर्ड हैं और सेंट्रल और स्टेट के काम से रजिस्टर्ड है, तो यू आर अ पर्सन लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, करेक्ट, तो आप पे टीडीएस डिडक्ट करने का ऑब्लिगेशन है। तो ऐसे कौन कौन लोग ऑथराइज्ड है, तो उसके लिए देखिए नोटिफाइड पर्सन, अगला पेज एनालिसिस, तो कौन कौन लोग वो नोटिफाइड है, तो उस केस में नोटिफाइड पर्सन में कोई भी अथॉरिटी या बोर्ड विच इज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बोर्ड जो पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया, जिसमें 51% या उससे ज्यादा का कंट्रोल एक तरीके से गवर्नमेंट का है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट कंपनी की ओर बढ़ता जा रहा है कि 51% से ज्यादा होल्डिंग गवर्नमेंट की है, या उसके लिए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, तो मतलब कहीं ना कहीं वो स्टैट्यूटरी कंपनी की ओर बढ़ रहा है। और स्टेब्लिश्ड बाय एनी गवर्नमेंट, ये 51% और मोर पार्टिसिपेशन किसमें होना चाहिए, बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल टू कैरी आउट एनी फंक्शन, मतलब 51% या उससे ज्यादा का कंट्रोल जो है वो होना चाहिए इक्विटी में उसका, तो माना जाएगा कि वो एक तरीके से गवर्नमेंट से एफिलेटेड कोई अथॉरिटी या बोर्ड है। इसके अलावा कोई भी सोसाइटी हुई इज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, तो सोसाइटी के लिए जो एक्ट है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसमें अगर आप रजिस्टर हुए, करेक्ट, तो उन लोगों ने भी ऑब्लिगेशन है। या फिर जितने भी पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऐसे जितने भी पीएसयू है, ये 3 लोग नोटिफाइड है, तो इसका मतलब दे आर द पर्सन हु आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग डिडक्टर, जो अपना डिडक्टर है, हु कैन बी डिडक्टर, डिडक्टर कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, या फिर नोटिफाइड पर्सन। नोटिफाइड पर्सन में कोई भी अथॉरिटी बोर्ड विच इज सेटअप बाय पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है, या फिर स्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट जिसमें 51% या उससे ज्यादा का कंट्रोल इक्विटी पे होना चाहिए, सोसाइटी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनमें से कोई भी डिडक्टर है, और ये अगर किसी को पेमेंट कर रहा है ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा 2.5 लाख से ज्यादा का, तो ही इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। लेकिन मान लो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने दूसरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, लोकल अथॉरिटी ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ऑर्डर दे दिया था, गवर्नमेंट ने किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से काम करा लिया, ये तो सब आपस में ही खेल रहे हैं। तो अगर डिडक्टर जो वन ऑफ द स्पेसिफाइड डिडक्टर है, उन्हीं में से वन ऑफ द व्यक्ति स्पेसिफाइड डिडक्टी बन जाता है, तो बोला तुम लोगों ने आपस में एक दूसरे का टीडीएस नहीं काटा, यानी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि एक ही डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट का टीडीएस काट, जीएसटी डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टीडीएस काट लिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जीएसटी डिपार्टमेंट का इनकम टैक्स में टीडीएस काट, आपस में लड़ना मरना नहीं है, करेक्ट। तो इसलिए ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे किन लोगों ने कब टीडीएस नहीं काटना, तो उसके लिए भी कैटेगरीज ऑफ पर्सन नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया क्या है, देखो नोटिफिकेशन से समझाना पड़ा गवर्नमेंट को, क्या समझा रही है, व्हेन गुड्स एंड और सर्विसेज आर सप्लाइड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू अनदर पब्लिक सेक्टर, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने दूसरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कोई सर्विस दी या गुड्स दिया 2.5 लाख से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट का, करेक्ट,
मान लो गवर्नमेंट की एक रेलवे वाली कंपनी ने किसी अथॉरिटी, गवर्नमेंट ने रेलवे बनाने वाली एक कंपनी, वैगन्स बनाने वाली कंपनी को एक ऑर्डर दे दिया कि भैया आप रेलवे वैगन बनाएंगे, अब उसके लिए गवर्नमेंट ने उसको पेमेंट करना, तो वो भी तो एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन गवर्नमेंट ही पेमेंट कर रही है टू अ सेक्टर अंडरटेकिंग, तब काम नहीं चलेगा। करेक्ट, उस पर टीडीएस की वेदर और नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मेरी ही एक ब्रांच है, तो फिर मैं अपना ही टीडीएस काट रहा हूँ। दूसरी ब्रांच का, रायपुर वाले ने मुंबई वाले का टीडीएस काट लिया, मुंबई वाले ने रायपुर वाले का टीडीएस काट लिया, सब टीडीएस काट रहे हैं। करेक्ट, तो वो सब नहीं करना है, वो सब नहीं करना है। दूसरा इंस्टेंस, ये देखो बचे हुए लोग, when supply of goods or services takes place between one person to another specified in ABCD, तो जो 51 सबसेक्शन 1 के क्लॉज एबीसीडी में, मतलब जो डिडक्टर है अगर उन्हीं में से कोई डिडक्टी है तो फिर टीडीएस डिडक्ट करने का ऑब्लिगेशन ही नहीं है। डिडक्टी शुड बी पर्सन अदर देन एबीसीडी, तो डिडक्टिव उनके अलावा कोई है तभी आपने टीडीएस डिडक्ट करने का ऑब्लिगेशन आता है। अब जो आपने टीडीएस डिडक्ट करना है तो बड़ा सिंपल सा, यानी 51 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए बी सी डी आपने पढ़ लिया, तो क्या बोल रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन दिस एक्ट द गवर्नमेंट मे मैंडेट, तो 2017 से ये प्रोविजन नहीं आया, 51 तो 2017 से, लेकिन शुरुआत से टीडीएस के प्रोविजन इफेक्टिव नहीं थे, ये इफेक्टिव हुए थे 1 अक्टूबर 2018, उसके बाद से गवर्नमेंट ने बोला कि अब आप टीडीएस डिडक्ट करना चालू कर दीजिए, मतलब जीएसटी आने के भी 1.25 साल बाद। करेक्ट, तो 1 अक्टूबर 18 से प्रैक्टिकली 51 जो है वो यूज में आना चालू हुआ। हियर इन आफ्टर रिफर टू एज डिडक्टर, बोल समझ में आया कि नहीं, कि ये चारों कौन है, यही चारों को बोला जाता है डिडक्टर। हियर इन आफ्टर रिफर टू एज डिडक्टर is liable to deduct tax at the rate of 1%, सर यहाँ तो 1% लिखा है, तो ये सीजीएसटी एक्ट है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, वरना कंपोजिशन स्कीम में भी तो लिखा हुआ था। is liable to deduct tax at the rate of 1% from payment made or credited to the supplier, payment made मतलब पेमेंट बेसिस और क्रेडिटेड मतलब ड्यू बेसिस, मतलब कुल मिला के जैसा भी एंट्री कर दिया एक्सपेंस टू कॉन्ट्रैक्टर, टीडीएस डिडक्ट कर लो, पेमेंट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर टू बैंक, टीडीएस डिडक्ट कर लो, जो भी विच एवर इज अर्लियर टू द सप्लायर। हियर इन आफ्टर रिफर टू एज डिडक्टी, डिडक्टी कौन हुआ, जिसको आपने पेमेंट किया, तो डिडक्टर इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट 1% ऑफ डिडक्टी ऑफ 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 टैक्सेबल और सर, इसका मतलब अगर मान लीजिए डिडक्टर ने डिडक्टी को 5 लाख रुपए का पेमेंट किया, वन ऑफ द स्पेसिफाइड पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा था, लेकिन जिस चीज का पेमेंट किया वो टैक्सेबल ही नहीं, इट इज एग्जेम्प्ट, क्या उसमें मैंने उसका टैक्स डिडक्ट कर लेना है, जो चीज वैसे ही एग्जेम्प्ट है उसमें क्या टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ये टीडीएस के प्रोविजन कब आ रहे हैं, जब एक्स ने वाई को टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस, अगर गुड्स ही टैक्सेबल नहीं है या सर्विस ही टैक्सेबल नहीं है, मीनिंग देयर बाय इफ दे आर एग्जेम्प्ट, तो फिर यू आर नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, फिर टीडीएस डिडक्ट करने का ऑब्लिगेशन ही नहीं है। ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस और बोथ वेयर टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, टोटल वैल्यू, अभी पैसा कितना दे रहे हो वो नहीं पूछ रहा, टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 2 लाख। इसका मतलब अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ही 2,50,000 या उसके अंदर का था, तो अगेन यू आर अंडर नो ऑब्लिगेशन, और जब ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो मैंने कुछ भी काम नहीं करना, ना रजिस्ट्रेशन कराना, ना पेमेंट करना, ना रिटर्न फाइल करना, ना सर्टिफिकेट, कोई काम नहीं करना। अगर 2 लाख का ही कॉन्ट्रैक्ट है, आई एम नॉट ऑब्लाइज टू डू एनी ऑफ द थिंग, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन ही तब आएगा जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हैज एक्सीडेड 2.5 लाख। अच्छा मान लो 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 2% टीडीएस काटना, कितने का, 3 लाख का 50,000, 3 लाख की 50,000, गिफ्ट कितने तक एग्जेम्प्ट होता है, 50,000। मान लो एक स्टूडेंट ने 1 रुपया और ला के दे दिया मेरे को, सर मैं भी पास हो गया, तो उसने शगुन के नाम पे 1 रुपया मुझे दे दिया, अब उसके लिए वो शगुन है, मेरे लिए अपशगुन है। कारण, क्योंकि अगर 50,000 तक गिफ्ट मिलता तो इट वुड हैव बीन एंटायरली एग्जेम्प्ट, 50,000 एक हो गया, तो ऐसा नहीं कि 1 रुपया टैक्स वाला, फुल 50,000। सेम इज द केस, यहाँ जो थ्रेशोल्ड है अगर इस लिमिट के अंदर है तो यू आर नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, लेकिन अगर एक बार थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गए फिर कोई थ्रेशोल्ड नहीं, सीधा 2% टैक्स कट जाएगा, जितना भी वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था उसका, प्रोवाइडेड दैट, जरा पढ़ो और बताओ क्या बोलना चाहते।
provided that no deduction shall be made where location of supplier and place of supply is in a state UT different from state as the case may be UT of registration of recipient. 5 नंबर का सवाल बनाएगा अगर इससे आएगा तो। समझाइए बोलना क्या चाह रहा है आखिर ये, बोलो बोलो। तुझे कुछ नहीं पता, सामने देख। मिस्टर एक्स इज सप्लायर, फिर एक होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ, इसको कैसे भूल सकते हैं हम सर। और एक होता है मिस्टर वाई हु इज रेसिपिएंट। इधर ध्यान दे, कब 5 नंबर उड़ जाएंगे तेरे पता भी नहीं चलेगा। ट्रांजैक्शन, तो मिस्टर एक्स एक सप्लायर है, उसका एक लोकेशन होगा जिसको आप बोलते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर। फिर एक प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी तू पढ़ चुका। और एक होता है रेसिपिएंट यानी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अब वो ट्रांजैक्शन इंट्रा होगा कि इंटर होगा, ये कैसे पता करते हैं ये मैं तुझे बता चुका, करेक्ट। फिर उस पर अपन डिसाइड करेंगे टैक्स टू बी चार्ज्ड। टैक्स टू बी चार्ज पहले देखते जा। टैक्स टू बी चार्ज कि कौन सा टैक्स चार्ज किया जाएगा ये सब जानता है, चैप्टर 1 में मैंने तुझे सिखाया था। वेदर यू नीड टू चार्ज सीजीएसटी, एसजीएसटी, यू नीड टू चार्ज आईजीएसटी, और फाइनली जीएसटी में टीडीएस डिडक्ट करोगे कि नहीं करोगे। पहले केस स्टडी समझो, केस स्टडी बना के सवाल आए। मान लीजिए मिस्टर एक्स जो सप्लायर है कौन से स्टेट का है, मान लेते हैं छत्तीसगढ़ का, करेक्ट। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी कॉन्ट्रैक्टर कहां का है, छत्तीसगढ़ का। रेसिपिएंट भी मान लेते हैं छत्तीसगढ़ का है, और जो काम कर रहा है उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी छत्तीसगढ़। सब कुछ यही हो रहा है। पहले तो ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताइए, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। तो दिस इज इंट्रा और इंटर, इसमें किसी को डाउट है। सीए फाइनल और सीए इंटर कमेंसिंग, करेक्ट, इसमें कोई भी डाउट है इसमें। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे द ट्रांजैक्शन इज इंट्रा। कैसे डिसाइड करते हैं इंट्रा की इंटर, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट हुआ तो ट्रांजैक्शन इज इंट्रा। यहां पे दोनों सेम स्टेट है, तो सेम स्टेट है तो ट्रांजैक्शन इज इंट्रा। और ट्रांजैक्शन इंट्रा हुआ तो टैक्स टू बी चार्ज क्या होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, करेक्ट। अब रेसिपिएंट कहां का है, वो भी छत्तीसगढ़ का है। अब टीडीएस किसने डिडक्ट करना है, रेसिपिएंट ने, ऑब्लिगेशन तो रेसिपिएंट का है। तो यानी रेसिपिएंट भी छत्तीसगढ़ का, और जो सामने वाले ने टैक्स चार्ज कर रहा है वो भी सीजीएसटी और छत्तीसगढ़ एसजीएसटी चार्ज कर रहा है, करेक्ट। तो उस केस में अब अगर वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा है तो एम आई लाइबल एज द रेसिपिएंट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, यस, इस केस में टीडीएस डिडक्ट हो। नेक्स्ट इंस्टेंस, मान लीजिए ये पहला था। सेकेंड इंस्टेंस, मान लीजिए सप्लायर छत्तीसगढ़ का, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। दो अलग स्टेट हो गए। कॉन्ट्रैक्टर छत्तीसगढ़ का, सर्विस जिसको दे रहा है वो महाराष्ट्र वाला है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा ये तो डिपेंड कर रहा है क्या टाइप की सर्विस दे रहा है उसके हिसाब से। मान लो प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी जगह है क्या, महाराष्ट्र, वेरी गुड। बता नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन
नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन निकालने के लिए तू क्या देखता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. दे आर टू डिफरेंट स्टेट्स, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र. ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज इंटर. तो ये ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है. सोचो एक्स ने वाई को बिल करना है. बिल कैसे करेगा? 5 लाख रुपए वैल्यू प्लस आईजीएसटी 18%, 90,000. 5,90,000 का बिल करेगा. करेक्ट. टैक्स टू बी चार्ज विल बी आईजीएसटी. अब इसमें हु इज द पर्सन हु इज सपोज टू डिडक्ट टीडीएस? महाराष्ट्र वाला. तो महाराष्ट्र वाला इज द पर्सन हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस. करेक्ट. Will he deduct TDS under 51? Will he deduct TDS under 51? The answer is yes. He is liable to deduct TDS under 51 because of section 20 of IGST Act. और वो TDS जो डिडक्ट करेगा, वो TDS डिडक्ट करेगा yes इसमें, लेकिन वो कैसा डिडक्ट करेगा? 2% IGST डिडक्ट करेगा. इस केस में डिडक्ट करेगा कितना? 1% CGST SGST ईच. यहां पे जो टीडीएस डिडक्ट करेगा वो ऐसा करेगा. करेक्ट. तो सेकेंड केस में भी वो 2% आईजीएसटी टीडीएस डिडक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई उसी की जगह थी, महाराष्ट्र. तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र था. तूने जो सप्लाई किया, याद कर, कॉन्ट्रैक्टर जो एक्स था वो अपना रिटर्न फाइल करेगा, उसमें वो आईजीएसटी सेलेक्ट करेगा. प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र करेगा, तो वो पैसा वैसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाना था. तो रेसिपिएंट ने 2% आपका आईजीएसटी टैक्स के नाम से काट दिया पैसा. करेक्ट. तो यहाँ पे पैसा उसी स्टेट को जा रहा था जिसमें दिक्कत नहीं. लेकिन मान लो थर्ड इंस्टेंस, तीसरा केस और फाइनल केस, सप्लायर छत्तीसगढ़ का, रेसिपिएंट महाराष्ट्र का, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो छत्तीसगढ़ है. ये अभी सप्लायर छत्तीसगढ़ का है, काम भी छत्तीसगढ़ में हो रहा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स के हिसाब से वो प्लेस ऑफ सप्लाई छत्तीसगढ़ निकल के आ गया. तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वापस से इंट्रा. सप्लायर ने तो बिल देना है 5 लाख का, उसमें टैक्स जोड़ना है, उसमें वो टैक्स जोड़ेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी. करेक्ट. और एसजीएसटी मतलब उसने छत्तीसगढ़ एसजीएसटी जोड़ना है. अब पैसा किसने देना है? महाराष्ट्र वाले ने. हु इज रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र. अभी सोच, वो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, तेरे छत्तीसगढ़ का टैक्स कैसे काटेगा? अब आईजीएसटी काट लो. आईजीएसटी चार्ज ही नहीं हुआ तो कैसे काट लो? चार्ज तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हुआ है. तो प्रैक्टिकली अगर मैं 2% उसका डिडक्ट कर भी दूं, तो डिडक्ट करके किसको दूं? आईजीएसटी दे नहीं सकता क्योंकि ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है, आईजीएसटी इंटर स्टेट पे लगता है. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आई? नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस. केवल इस सिनेरियो में that recipient is not liable to deduct TDS. Tax to be charged will be CGST and SGST. तो टैक्स तो उसने सीजी और एसजी ही चार्ज करना है क्योंकि टैक्स सप्लायर चार्ज करता है. लेकिन टीडीएस जो है, अब इस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा क्या? द आंसर इज नो. क्यों आंसर इज नो? क्योंकि ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है लेकिन रेसिपिएंट किसी और स्टेट. तो जहां पे सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ स्टेट डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेसिपिएंट, उस केस में रेसिपिएंट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट यस अंडर सेक्शन. अब जाके उस कीप दिस एग्जांपल इन माइंड. और अब चेक करो वो प्रोविजन में क्या बोल रहा है. प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन टीडीएस का shall be made if location of supplier, तीसरा केस मिस्टर एक्स छत्तीसगढ़, प्लेस ऑफ सप्लाई छत्तीसगढ़, इज इन अ स्टेट यूटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट और यूटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट. रेसिपिएंट महाराष्ट्र. तो जब रेसिपिएंट महाराष्ट्र का है, क्योंकि टीडीएस का काम तो रेसिपिएंट ने करना है, अगर रेसिपिएंट महाराष्ट्र का है और सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ स्टेट डिफरेंट देन महाराष्ट्र, तो in that case no TDS is supposed to be deducted. 51 के स्कोप से ही बाहर हो. प्रैक्टिकल सवाल 5 नंबर का आ जाएगा कभी भी.
अगर 4 का नहीं आया तो ये 5 नंबर का सवाल प्रोविजो से तैयार है, प्रैक्टिकल सवाल। क्या बताइए, विल योर आंसर चेंज इफ इन द अबव केस रेसिपिएंट वाज नॉट इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ बट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र and the place of supply was the state of Chhattisgarh? आपने बोलना yes, when the location of supplier and place of supply are in a state other than the state of recipient, recipient is under no obligation to deduct TDS। तो केवल तीसरे केस में आप TDS के ऑब्लिगेशन से बचे हुए, पहले दोनों केसेस में यू आर लाइबल टू डिडक्ट TDS। पहले केस में आपने 1-1% TDS काटना है क्योंकि वो ट्रांजैक्शन इंट्रा था, आप भी उसी स्टेट के थे। दूसरे केस में आपने 2% TDS काटना है सीधा IGST के नाम पे, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई 2 डिफरेंट स्टेट है, तो वो इंटर स्टेट के कारण IGST हो गया, तो आपने उसका IGST टैक्स काट लेना है। तीसरे केस में वो टैक्स चार्ज कर रहा है CGST छत्तीसगढ़ SGST, लेकिन आप रजिस्टर्ड हो महाराष्ट्र में, प्रैक्टिकली आप उसका टैक्स काट ही नहीं सकते, इसलिए यू आर नॉट लायबल टू डिडक्ट TDS। करेक्ट, नोट डाउन दिस, कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, सेल्फ मेड अभी पढ़ाते पढ़ाते बनाओ, नोट करिए, हेडिंग दे रहा हूं, अगर आपने बना लिया तो आई विल प्रोसीड फर्दर, जिन्होंने नहीं बनाया तो क्विकली। हेडिंग है सबसे पहले मिस्टर एक्स, लोकेशन ऑफ सप्लायर, देन वी हैव प्लेस ऑफ सप्लाई, देन वी हैव मिस्टर वाई, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो ये 3 बेसिक इंफॉर्मेशन, इसके बेसिस पे डिसाइड होता है TDS डिडक्ट होगा कि नहीं होगा। ये आगे की चीज अपन ने ट्रांजैक्शन को समझने के लिए किया, क्वेश्चन में तो बस ये 3 इंफॉर्मेशन ही दिया होगा, कई बार प्लेस ऑफ सप्लाई भी नहीं दिया होगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई भी तेरे सिलेबस में तू खुद निकाल, काम क्या किया वो बता देगा, तो वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपने डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल्स व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई छत्तीसगढ़ की महाराष्ट्र। और फिर अब आपने चेक करना है पहले वो ट्रांजैक्शन इंट्रा है कि इंटर है, ये कैसे डिसाइड होता है। तो अगर अपन ने इसको नंबर दे दें 1 2 3 4, तो ट्रांजैक्शन इंट्रा है कि इंटर है ये कैसे पता करते हैं, अगर 1 और 2 सेम स्टेट है तो इंट्रा, 1 और 2 डिफरेंट स्टेट है तो इंटर। ऐसा ही तो डिसाइड किए थे क्या क्लास 1 चैप्टर 1 GST, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई same state same UT, transaction is intra-state, tax to be charged CGST and SGST oblique UT GST। location of supplier, place of supply, 2 different states, 2 different UTs, 1 state 1 UT, 2 different countries, transaction is interstate, tax to be charged IGST। वही चीज कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कुछ नहीं, बस जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे हमने ट्रांजेक्शन डिसाइड किया कि सप्लायर ने जो बिल देना है 5 लाख का, उसमें GST कौन सा जोड़ना है। पहले वाले में वो 5 लाख प्लस 2.5% CGST 2.5% SGST जोड़ेगा, दूसरे वाले में 5 लाख प्लस 5% IGST जोड़ेगा, तीसरे वाले में अगेन 5 लाख प्लस 2.5% CGST 2.5% SGST। फिर टैक्स टू बी चार्ज ये अपन ने उसी से निकाल लिया, CGST SGST कौन सा टैक्स चार्ज करेगा, इंट्रा है या इंटर है उसके बेसिस पे। तो ये दोनों सप्लायर की बात कर रहे हैं, ये सप्लायर जब बिल बना के देगा तो वो क्या करेगा। फिर TDS का काम रेसिपिएंट ने करना है, तो रेसिपिएंट ने TDS काटना है कि नहीं काटना है अंडर 51। तो पहले 2 केस में यस, TDS इज सपोज टू बी डिडक्टेड, पहले केस में CGST SGST का TDS डिडक्ट होगा, दूसरे केस में IGST का TDS डिडक्ट होगा, तीसरे केस में यू आर नॉट लायबल टू डिडक्ट TDS। बोलो हाँ कि ना, खत्म, आपका भी खत्म। तो प्रोविजो भी हमारा खत्म। इंपॉर्टेंट कौन से एरिया से इंडिपेंडेंट सवाल आ सकते हैं वो पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट 5 नंबर का सवाल। पहला सवाल, हु आर द पर्सन्स हु आर लायबल टू डिडक्ट TDS 51(1) क्लॉज ABCD, 4 नंबर का सवाल, उससे ज्यादा आएगा नहीं। दूसरा वाला प्रोविजो से इंडिपेंडेंट केस स्टडी 5 नंबर का सवाल। एक्सप्लेनेशन देखो कुछ नया मिलेगा क्या। प्रोवाइडेड दैट फॉर पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड अबव, value of supply shall be taken as amount excluding central state union integrated और cess indicated in the invoice। इसका मतलब किस वैल्यू पे टैक्स काटना है, तो वो टैक्स आपको काटना है बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स जो वैल्यू है, यानी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई में लेते थे उसी पे आपने 1% 2% जो है वो TDS डिडक्ट करना है। दैट इज 51 सबसेक्शन 1। बोलो क्लियर, एक एक बात उसकी, कोई भी डाउट। यानी 51(1) पे अगर सवाल आया तो वो 4 नंबर 5 नंबर आपने अपने झोले में डाल लेना है, हाँ कि ना।
51 सबसेक्शन 2 बोलता है द अमाउंट डिडक्टेड एज टैक्स अंडर दिस सेक्शन। अगला काम क्या था, डिडक्ट कर लिया तो अब उसको पे करना है। इट शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट, यानी डिडक्ट 51(1) ने बोला डिडक्ट करो, कब डिडक्ट करना कब नहीं करना वो बताया। अब डिडक्ट कर लिया तो पे टू द गवर्नमेंट बाय द डिडक्टर विद इन 10 डेज। लेकिन वो 10 डेज कब से, आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच डिडक्शन इज मेड। तो डिडक्शन अगर आपने 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में किया है, कभी भी, चाहे वो 1 सितंबर को किया, 10 को किया, 15 को किया, 20 को किया, 25 को किया, कभी भी आपने डिडक्ट किया इन द मंथ ऑफ सितंबर, उसका पेमेंट आपको 10 अक्टूबर तक गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। जो जुलाई में किया उसका आपको 10 अगस्त को करना पड़ेगा, जो फेब का किया उसका 10 मार्च को करना पड़ेगा, जो मार्च का किया उसका आपको 10 अप्रैल को करना पड़ेगा। नो एक्सेप्शन। तो जब भी आपने डिडक्ट किया, पेमेंट बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। A certificate, a certificate of tax deduction at source shall be issued in such form। तू तो इतना समझदार है कि तुझे वो फॉर्म भी पता है। वो फॉर्म है 7A, एंड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू होगा जो आपने टैक्स डिडक्ट किया, इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। करेक्ट, तो वो है आपका 51 सबसेक्शन 3। सारा प्रोसीजर मैं आपको सिखा चुका, वही लिखा हुआ मिल रहा है। ये जो 51(4) है वो 51(4) नहीं है, ये है 51(5). ये 5 नहीं है, ये है 6। ये 6 नहीं है, ये है 7। ये 7 नहीं है, ये है 8, और ये 8 का ही पार्ट है। तो 4 कहां गया सर? डिलीटेड। इट इज डिलीटेड फ्रॉम एक्ट, नॉट फ्रॉम सिलेबस, फ्रॉम एक्ट। तो 51(4) नहीं रहा। 2 मिनट साइलेंस में क्लास खत्म हो जाएगी, ध्यान दो। 51 सबसेक्शन 5। तो 51 सबसेक्शन 5 जो है, अब वो क्या बोल रहा है, द डिडक्टी शेल क्लेम क्रेडिट। क्या बोला था मैंने, उसने रिटर्न फाइल किया, तूने जाके उधर बस एक्सेप्ट करना। जैसे ही एक्सेप्ट किया तेरे कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। डिडक्टी शेल क्लेम क्रेडिट इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर of the tax deducted and reflected in the return of deductor furnished under section 39 subsection 3 in such manner as may be। तो डिडक्टर ने जो अपना रिटर्न फाइल किया था अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 3, डिडक्टर ने जो रिटर्न फाइल किया था वो कौन सा रिटर्न था, रिटर्न ऑफ डिडक्टर कौन सा था, वो था GSTR 7A, सॉरी 7। तो 7 में जो डिडक्टर ने रिटर्न फाइल किया, डिडक्टी ने क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। और एक बार एक्सेप्ट किया तो इट इज रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द डिडक्टी। फिर देखो यहां तक सब काम अगर टाइम टू टाइम करते हैं तो डिडक्टर पे कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं। डिडक्टर ने क्या करना था, 40,000 रुपए टैक्स काटना था, 10 तारीख तक पेमेंट करना था, रिटर्न फाइल करना था, अपने आप उसका सारा काम हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कब चालू होगी डिडक्टर के लिए, अगर उसने ये काम नहीं किया या किया पर लेट किया। टीडीएस काम इज अ टीडीएस काम, बोरिंग काम, क्योंकि उससे डिडक्टर को कोई फायदा नहीं है सिवाय मन की शांति के। और अगर वो मन की शांति भी नहीं चाह रहा है, तेरे को सिर्फ क्लास में रहना था, और अगर तू क्लास में रहने से सिर्फ तेरे को मन की शांति मिलेगी। लेकिन अगर तू वो क्लास में भी नहीं रहेगा तो रोज तू 8:45 को मिलता रहेगा, रोज मिलता रहेगा, तो उससे तेरी क्लास भी जाएगी और मन की शांति भी जाएगी। तो इसलिए क्लास में रहने से और कुछ नहीं, तेरे को परम सुख की प्राप्ति होगी। दैट इज द बेसिक केस ऑफ डिडक्टर ऑल्सो, कि टीडीएस के प्रोविजन से डिडक्टर को कोई फायदा नहीं है, पहले तो ये समझ। उसका 1 रुपए भी नहीं लेना देना है। 40,000 तेरा था, क्रेडिट भी तू लेगा, मेरे पे को तो बस काम दे दिया गया कि भैया 40,000 टैक्स काट के मेरे को 10 तारीख तक पे करना है। अगर मैंने ये काम कर दिया, गवर्नमेंट बोलेगी जा छुट्टी मना। लेकिन अगर तूने ये काम नहीं किया तो फिर इंटरेस्ट पेनाल्टी सब तेरे पे लगेगा, अब वो तो तुझे ही पे करना। इफ एनी डिडक्टर फेल्स to pay to the government the amount deducted as tax under subsection 1, he shall फिर मतलब shall he shall pay interest in accordance with provision of 50 subsection 1। तो फिर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट के बारे में है सेक्शन 50, जब पेमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब वो भी सिखा दूंगा। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 18% साल के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है। जितने दिन लेट करोगे उतने दिन का इंटरेस्ट आप पे
लगा दिया जाएगा। अच्छा ठीक है साहब, इंटरेस्ट ही दे देता हूं, टैक्स कौन देगा? जो 40,000 काटा है वो तो तू देगा ही देगा, 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट मांगे, ठीक है साहब डिडक्टर का वो पैसा डिडक्टी को वो पैसा भी काट लेता हूं। डिडक्टिव वाले का दिमाग खराब है, लेट तूने किया, मेरा क्यों पैसा काटेगा? इसका मतलब आप डिडक्टी का सिर्फ 40,000 ही काट सकते हो, उसके ऊपर 3,000 रुपए अगर इंटरेस्ट लग गया वो किसका जाएगा? अब वो तेरा पैसा जाना चालू हो। क्यों? क्योंकि तूने अपना काम समय पे। द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट इन डिफॉल्ट, यानी जो भी डिफॉल्ट है वो कैसे निकाला जाएगा? वो निकाला जाएगा एज पर 73 74, जो तेरे सिलेबस में नहीं है, सीखने के लिए तुझे फाइनल तक पहुंचना। तो 73, मैं आपको पहले भी इसका रेफरेंस आया था एक बार, तो 73 डील्स विद नॉन फ्रॉड केसेस, 74 डील्स विद फ्रॉड केसेस। तो अब ये डिपेंड करता है, गलती से मिस्टेक हो गया था तुझसे तो अमाउंट ऐसे निकालेंगे, अगर जानबूझ के मिस्टेक किया तो अमाउंट 74 के हिसाब से निकालेंगे। तो उससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। 73 इज नॉन फ्रॉड केसेस, 74 इज फ्रॉड केस। रिफंड टू द डिडक्टर, यानी अब ये क्या बोल रहा है, ये लास्ट बात बोल रहा है कि अगर मान लो ज्यादा पैसा कट गया, आपने मान लो कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 40 लाख का, 40 लाख में आपने 20 लाख का, 20 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसपे 2% आपको 20 लाख का काटना चाहिए था, आपने गलती से 23,60,000 का 2% काट लिया और गवर्नमेंट को पे कर दिया, ज्यादा अमाउंट डिडक्ट कर दिया। आपको डिडक्ट करना था 40,000, आपने जो है वो सीधा 23,60,000 का 2% डिडक्ट कर दिया, मतलब यू डिडक्टेड एक्सेस अमाउंट। अब ऐसे इंस्टेंसेस पे अगर आपने ज्यादा डिडक्ट कर लिया है, बाद में आपको आपकी गलती का पता चला, तो ये एक्सेस आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो डिडक्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है, आपने डिडक्ट किया, पे किया, डिडक्टी के अकाउंट में जमा हुआ, डिडक्टी ने उसे यूज कर लिया, 19 कैश लेजर क्रेडिट हो गया, फिर तू कैसे रिफंड लेगा जब वो यूज कर लिया? तो फिर डिडक्टी वो काम करेगा, डिडक्टर को रिफंड नहीं मिलेगा, फिर डिडक्टी वो रिफंड लेगा। करेक्ट? तो ऐसे इंस्टेंसेस में रिफंड टू द डिडक्टर और द डिडक्टी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस या एरोनियस डिडक्शन, बनता ही नहीं था टीडीएस काटना, एग्जाम सप्लाई पे टीडीएस काट लिया, बदतमीज, पता नहीं था, जिसका जब मर्जी आया, एक्सपर्ट ने बोला 2% काट लो, काट लिया। इन दिस केस इट शैल बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ 54। 54 क्या चीज का? रिफंड का, ये फाइन। करेक्ट? प्रोवाइडेड दैट, लेकिन शर्त दे दिया क्या, 1 रुपया भी रिफंड का नहीं देंगे अगर वो पैसा डिडक्टी खा गया है, क्योंकि तूने रिटर्न डाला, डिडक्टी ने एक्सेप्ट करके कैश लेजर में क्रेडिट कर दिया, अगर एक बार पैसा डिडक्टी के कैश लेजर में चला गया उसके बाद भूल जा, फिर रिफंड नहीं मिलेगा, जो एडजस्टमेंट होना है वो एडजस्टमेंट होता रहेगा, रिफंड नहीं दे सकते। नो रिफंड टू डिडक्टर shall be granted if the amount deducted has been credited to cash ledger of deductee। अगर वो डिडक्टी के कैश लेजर में क्रेडिट हो गया है तो फिर डिडक्टर को कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला, ये बात पक्की, लॉजिकल सी बात। करेक्ट? 51 खत्म, बोलो 51 में कोई डाउट? तो ये पूरा टीडीएस की बात है। तो अब टीडीएस की बातों में देखो, एनालिसिस में हेडिंग से ही सब पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो देखो डिडक्टर कौन होगा, क्या इस सवाल का जवाब है? इंडिपेंडेंटली रख लो इसको 4 नंबर के लिए मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं आएगा। 4 मार्क्स का हु विल बी द डिडक्टर। कैटेगरीज ऑफ पर्सन नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, 2 नंबर का सवाल आ जाएगा, किसको टीडीएस नहीं काटना, या कौन से सिनेरियो में टीडीएस नहीं काटना, तो वो देख कौन से सिनेरियो में टीडीएस नहीं काटना, नो टीडीएस, तो नो टीडीएस। इंडिपेंडेंट यानी 5 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल सवाल, तो 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के तेरे को दे देगा कब टीडीएस डिडक्ट करने का ऑब्लिगेशन नहीं होता है। देखो ऐसा पूरा एक केस बना है, स्टेट है, स्टेट भी, अपन ने सीधा एग्जांपल प्रॉपर समझ लिया इसी चीज। तो सेम चीज पूरी आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल रही है कि देखो सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रेसिपिएंट इन सेम स्टेट, सब कोई एक ही स्टेट में, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, तो फिर ठीक है टीडीएस भी डिडक्ट होगा, ये ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट कहलाएगा, टीडीएस सीजीएसजी शैल बी डिडक्टेड। करेक्ट? अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में, कौन सा अपना एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, सप्लायर छत्तीसगढ़ का लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, तो ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होगा और टैक्स लगेगा इंटीग्रेटेड। टीडीएस इसमें जो है वो टीडीएस आईजीएसटी के नाम पे डिडक्ट करोगे 2% वाला। करेक्ट? और यहाँ पे भी टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। कब टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा? केस 3, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यही तो था प्रोविजो टू 51(1), तो क्या बोलता था, सप्लायर एज वेल एज प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में,
सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों छत्तीसगढ़, लेकिन रेसिपिएंट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। तो रेसिपिएंट अगर महाराष्ट्र का है, तो जब सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों छत्तीसगढ़ के हैं, तो वो तो जो टैक्स चार्ज करेगा वो सीजी और एसजी करेगा। तो तूने उसका टीडीएस कैसे काटना है, तू महाराष्ट्र में बैठा है, करेक्ट। तो इसलिए इस केस में, इन दिस केस इट वुड बी डिफिकल्ट, हेंस इन सच केस टीडीएस वुड नॉट बी डिडक्टेड। तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ये वैसा ही कुछ एक एग्जांपल बना के स्टेट और यूटी के एंगल से बता रहा है। टीडीएस डिडक्टेड, यस 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 यस, नो नो, करेक्ट। तो इस तरीके से वो सेम सिनेरियो डील कर रहा है। वैल्यू ऑफ सप्लाई आप जानते हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, एक्सक्लूडिंग टैक्स होगा। तो ये इंस्टेंस भी आप देख चुके। इससे पहले आ जाओ, डिडक्टी कौन होगा। डिडक्टी हर वो व्यक्ति जिसको, जो मतलब बिल दे रहा है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से एक्सीड 2.5 लाख। जब एग्जामिनर ने तेरा नॉलेज चेक करना है तो सीधा बोलेगा एक्स ने 2.5 लाख का काम किया वाई का, इज वाई अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टीडीएस 2.5 लाख 1 रुपए। स्टैंडर्ड रेट ऑफ डिडक्शन 1% अंडर सीजीएसटी है, ये भी आप जानते हो, करेक्ट। पर 1% मतलब 2.5 लाख तक है तो कुछ नहीं, 2.5 लाख के ऊपर है तो पूरा। ऐसा नहीं कि स्लैब नहीं है इनकम टैक्स का कि 2.5 लाख तक कुछ नहीं, फिर उसके ऊपर 5 और फिर 20, ऐसा कुछ नहीं। या तो कुछ कटेगा या नहीं कटेगा, दो में से एक ही बात है। अगर 2.5 लाख तक है तो नो टीडीएस, 2.5 लाख के ऊपर फुल टीडीएस। ठीक ठीक, यस। डिपॉजिट जान चुके, एक एक सवाल का छोटा छोटा जवाब है कि डिपॉजिट करना है बाय 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। सर्टिफिकेट देना है तो ये सर्टिफिकेट मिलेगा, देखो जीएसटीआर 7A में। जो किसके पोर्टल से मिलेगा, डिडक्टर के कि डिडक्टी के। डिडक्टर ने 7 फाइल करना है, डिडक्टी को 7A मिल जाएगा, 7A सर्टिफिकेट का। नॉन रेमिटेंस बाय डिडक्टर, नॉन रेमिटेंस बाय डिडक्टर मतलब डिडक्टर ने दो गलती करी, या तो टीडीएस काटा ही नहीं, या टीडीएस काटा लेकिन पे नहीं किया, दोनों ही केस में गुनाह है, करेक्ट। तो इन दिस केस पीनल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 लग जाएगा डिडक्टर पे। इसका मतलब काम समय से करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट किया तो इंटरेस्ट के लिए तैयार हो जाए। रिफ्लेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ टीडीएस, जो टीडीएस डिडक्ट किया वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, कैश लेजर ऑफ डिडक्टी में रिफ्लेक्ट होगा। और डिडक्टर ने क्या करना है, रिटर्न अपना फाइल करना है जीएसटीआर 7 में। तो 7 में जैसे ही वो रिटर्न फाइल करेगा, डिडक्टी उसे एक्सेप्ट करेगा, उसके कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। अगर डिफॉल्ट किया तो फिर कितनी लाइबिलिटी आएगी, वो डिपेंड करता है कि डिफॉल्ट अनजाने में हुआ कि जानबूझ के हुआ। अनजाने में हुआ 73 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, जानबूझ के किया गया फ्रॉड का केस 74 बन जाएगा। रिफंड ऑन एक्सेस एरोनियस डिडक्शन 54 के मुताबिक रिफंड मिल सकता है, लेकिन एक बार अगर तूने टैक्स पे किया जो डिडक्टी के कैश लेजर में चला गया, फिर डिडक्टर को तो रिफंड नहीं मिलेगा। फिर वो रिफंड कौन क्लेम कर सकता है, डिडक्टी, बेस्ड ऑन उसका क्या यूसेज था, और उसका नहीं बनता, उसने गलत रिफंड ले लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिडक्टी जाने, करेक्ट। रजिस्ट्रेशन, बात पूरे से, ये रजिस्ट्रेशन की बात 51 में कहीं नहीं है, रजिस्ट्रेशन की बात तो 22 और 24 में, वो हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में पढ़ चुके, करेक्ट। तो रजिस्ट्रेशन रूल 12 ऑफ सीजीएसटी रूल, तो उसने क्या बोला, एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स in accordance with provision of 61 shall electronically submit registration application। जो समझदार है उनको पता है, registration application to be submitted in, बोलो, in prescribed form through the common portal। जैसे ही REG 07 करोगे विद इन 3 वर्किंग डेज, जो ओरिजिनल टाइम पहले ये 3 वर्किंग डेज हर फॉर्म के लिए था, फिर 1 से 6 सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्म है, इसलिए वहां की टाइम लिमिट 3 से बढ़ा के 7 कर दी, पर बाकी जगह 3 ही है। तो इसका मतलब टीडीएस के लिए भी ग्रांट रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज। तो रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज, तो 3 वर्किंग डेज में क्या आ जाएगा, 6। द प्रॉपर ऑफिसर शेल आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ग्रांट द रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन। ऑल्सो ऑन अ रिक्वेस्ट, बताना क्या बोल रहा है, ऑल्सो ऑन अ रिक्वेस्ट और अपॉन इंक्वायरी और परसुएंट टू एनी अदर प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट, if the proper officer is satisfied that person is no longer liable to deduct tax at source under 51, said officer may cancel the said registration following rule 22 of the CGST for cancellation of registration। तो may cancel the said registration मतलब, तो यानी if you are no more liable for cancellation for liable to deduct TDS, REG 8 में दो, आपका नंबर जो है 19 मिल जाएगा, आपका नंबर जो है वो, एग्जाम्पल पढ़ो टीडीएस के प्रोविजन, गो थ्रू द एग्जाम्पल।
भाई एग्जाम्पल समझ में आ गया कि नहीं, एक एक लाइन उसकी। तो अब बताइए टीडीएस चैप्टर आपका क्लास में ही हो गया कि नहीं हो? अब यही चीज़ आप घर में बैठते 2 का 4 दिन में पढ़ तो तब भी लेते, लेकिन अभी 2 दिन में आपका ये टॉपिक ही खत्म हो गया। जैसे टीडीएस खत्म किया, अगली क्लास में मैंने टीसीएस समझा देना है पूरा और ख़त्म भी कर देना है, करेक्ट। तो अगली क्लास जब मुलाकात होगी टीसीएस को लेके।